यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर दैट इज चैप्टर नंबर 8 डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड को लेकर जस्ट एक ओवरव्यू सा, ओवरव्यू भी नहीं कहेंगे प्रॉपरली सर, बहुत सारी डिस्कशन में नई नई चीजें कंपनी लॉ को लेकर एंड मेनली द सिलेबस पार्ट को लेकर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन करी कि हमारे सिलेबस में कौन टॉपिक्स कितने कितने मार्क्स में सेक्शन वाइज आपको मिलने वाले हैं। क्लियर। एंड इवन सिलेबस पॉइंट से हमने एक टॉपिक अपना शुरू भी किया था दैट इज चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 8 इज ऑल रिगार्डिंग डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो आज इस पे पूरी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा इसको लेकर, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कि सर ये जरूर अपने आप में लॉ सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ का पार्ट आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट इस कंपनी लॉ में कुछ पार्ट न्यूमेरिकल बेस्ड भी आपको मिलेगा। जैसे आपने अकाउंट्स के अंदर बोनस की कैलकुलेशन, अकाउंट्स के अंदर डिविडेंड की कैलकुलेशन, तो आज वही टॉपिक हम बैक टू बैक आगे चलेंगे। सबसे पहले मुझे जस्ट सिंपल शब्दों में बताइए सर, डिविडेंड का मतलब हमने क्या पढ़ा? डिविडेंड इज बेसिकली अ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड और रिटर्न ऑन व्हाट यू इन्वेस्टेड इन द कंपनी, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। और कंपनी में वर्ड कैपिटल नहीं, वर्ड क्या यूज करते हैं? शेयर कैपिटल। एंड शेयर्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, वन इज इक्विटी एंड सेकंड इज प्रेफरेंस। क्लियर। आज मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहूंगा टुवर्ड्स ओनली द टॉपिक। ऐसे तो बातें बहुत ज्यादा हैं डिस्कस करने के लिए, बट आज हम थोड़ा 123 सेक्शन पे क्या करेंगे, काम करेंगे कि ये वाला पार्ट हम क्या करें, कंप्लीट करें, जो भी इसके अंदर कंटेंट हमारा गिवन है, ताकि तुम्हें भी थोड़ी जजमेंट सही लगे कि सर हाँ इंटर के सिलेबस में मतलब क्या चीज कैसे कब रफ होगी। अब यहां पे सर डिविडेंड इज वेरी क्लियरली, डिविडेंड को लास्ट आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। डिविडेंड इंक्लूड्स वर्ड यूज करा, डिविडेंड इंक्लूड्स एंटायरम डिविडेंड। सर एंटायरम डिविडेंड इज कुछ नहीं जो बिटवीन टू एजीएम पे किया जाए, ड्यूरिंग द ईयर पे आउट किया जाए, दैट डिविडेंड इज कॉल्ड एज बेसिकली एंटायरम डिविडेंड। क्लियर। अब जिसको कहते हैं कि सर आपकी जो असेसमेंट है फाइनल, वो तो जाके कब होगी? नेक्स्ट ईयर में। एंड तब तक पता नहीं मेरे शेयर होल्डर्स वेट करें ना करें। और एक और चीज है, अगर मेरे शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ हाथ में थोड़ा बहुत ही सही मिलता रहे ना, ये मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, मेरी कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। नहीं अदरवाइज दूसरी कंपनी इतना सारा डिविडेंड बांट रही हैं, अगला क्या पता अपनी शेयर होल्डिंग सेल करके किसी और को चला जाए, किसी और कंपनी में चला जाए। तो हम नहीं चाहते कि हमारा शेयर होल्डर हमें छोड़कर नेक्स्ट आगे कहीं और जाए। इन्हीं के सहारे तो कंपनी चल रही है, कंपनी में पैसा लगा ही किसका हुआ है? शेयर होल्डर्स का। तो बेटर है सर इनको थोड़ा बांध के रखो, इनकी भी थोड़ी मार्केट वर्थ क्या करो, इंक्रीज करो, मार्केट कैपिटल इनकी इंक्रीज करो, और इनको भी अल्टीमेट चाहिए क्या? रिटर्न्स। बट कहते हो रिटर्न्स तो सर अल्टीमेटली ईयर कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद एफएस बनेंगी, ऑडिट होगा, देन फाइनली मेंबर्स इन द एजीएम जाकर उसको क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे। अब एजीएम तक का वेट कौन करे कि वहां तक कौन टिक कर बैठे सर? ऐसे करिए, भाई छोटी सी अमाउंट कोई अपने लेवल पे जो आपको सही लगे, अगर आप इतना ही अपने आप में खुश हैं, इतना ही अपने आप में कहते हैं कि हमारी कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी है, हमारी कंपनी डे बाय डे अच्छी अर्निंग्स कमा रही है, सर आपके मेंबर्स तो मानेंगे अगर उनको दो पैसे मिलेंगे। तो बेटर है, इसीलिए हमने क्या करा, एक छोटा सा पार्ट अभी फॉर अ वाइल क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। और वो डिक्लेयर करने की पावर, एंटायरम डिविडेंड को डिक्लेयर करने की पावर आपने किसके पास पड़ी? बोर्ड। कि यहां पे सर मेंबर्स का कोई रोल प्ले नहीं, ये कौन सा फाइनल है, ये तो अभी फॉर अ वाइल है कि चलो इतना तो लो, बाकी हिसाब कर लेंगे जब एजीएम होगी। एजीएम के अंदर पर्टिकुलरली जब फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा, वहां पे एडजस्टमेंट कर लेंगे कि जी फाइनली आपको इतना देना था, कुछ आप पहले ले भी चुके, तो नटशेल इतना ले लीजिए। तो वो सारा एजीएम का मामला बाद में है। क्लियर। सो बेसिकली व्हाट इज द मेन प्रोसीजर फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल डिविडेंड? फाइनल डिविडेंड के केस में आपने क्या प्रोसीजर पढ़ा? नंबर वन इज सर फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय, और यू मे यूज इट वर्ड रिकमेंडेड बाय। रिकमेंडेड बाय किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसका भी मैंने लॉजिक बताया कि सर सारी स्टेट ऑफ अफेयर्स प्रॉपर वे से सारा देखने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने लेवल पे क्या करेंगे? रिकमेंड करेंगे कि जी हमारे मुताबिक इतना, अगर डिविडेंड दे भी देते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर। क्योंकि नेचुरली 24/7 कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है? आपकी मैनेजमेंट।
तो मैनेजमेंट सारा हिसाब किताब लगा के आपको बता देगी कि मेरी ओर से सर रिकमेंडेड है, मेरी ओर से प्रपोज्ड है कि 15% इक्विटी डिविडेंड आप दे सकते हैं। प्रेफरेंस के केस में रिकमेंड नहीं करेंगे, प्रेफरेंस के केस में तो ऑलरेडी क्या होता है, फिक्स्ड। वो तो उनकी क्लास के सामने लिखा तो होता है 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर, उनके केस में कोई रिकमेंडेशन नहीं जाती। अब यहां पे जो पॉइंट नेक्स्ट आगे डिस्कस होगा कि सर फिर ये रिकमेंडेशन तो इन्होंने डाल दी, बट इस रिकमेंडेशन पे नेक्स्ट आगे कैसे ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। सिंपली सर ये रिकमेंड कर देंगे, मेंबर्स को बुलाएंगे, मेंबर्स को बुलाने के लिए जो मीटिंग होती है और जो ईयरली मीटिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज एजीएम। एजीएम स्टैंड्स फॉर एनुअल जर्नल मीटिंग। एनुअल जर्नल मीटिंग वाले दिन मेंबर्स के सामने ये मैटर रखेंगे कि जी बोर्ड रिकमेंड कर रहा है 15% डिविडेंड देने के लिए, आप बताइए। और आपने कल रूल क्या पढ़ा कि मेंबर चाहे बेशक सारे इकट्ठे हो जाएं, चाहे जितनी भी जिद पकड़ लें, जितना रेट मैक्सिमम आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करा है, प्रपोज करा है, उससे एक्सीडिंग रेट ये कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये कितना डिक्लेयर कर पाएंगे, जितना रिकमेंडेड बाय द क्या होगा, बोर्ड। और वो भी डिक्लेरेशन का प्रोसेस क्या है, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एंड विच इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द एज। और सर ये एजीएम के लिए ये डिविडेंड को डिक्लेयर करना, ये जस्ट अपने आप में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है या ऑर्डिनरी बिजनेस है फॉर द एजीएम। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी बिजनेस, ये तो होगा ही अगर एजीएम बुलाई गई है। अगर एजीएम बुलाई गई है तो ये एक्टिविटी तो सर होगी होगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेस। क्लियर। देन हमने स्टेप इन करा डायरेक्टली सर 123 सेक्शन के अंदर, एंड उस 123 में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। सर सोर्सेज ऑफ डिविडेंड में व्हाट इज द प्राइम सोर्स फॉर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, प्रॉफिट्स। एंड प्रॉफिट्स कौन से, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज करंट ईयर। क्योंकि कोई भी पर्सन नेचुरली हम नहीं रिकमेंड करेंगे अपने सेविंग्स को, अपने रिजर्व एंड सरप्लस को हाथ लगाओ। तुम्हारे पास अगर करंट ईयर में प्रॉफिट्स हैं, करंट ईयर के प्रॉफिट सारे बांट दे, हमें क्या। तो पहली प्रायोरिटी ऑलवेज, क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में भी, आज मैं वर्ड क्वेश्चन क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे सामने डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर। तीन क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, वन इज फ्रॉम द आईसीआई मैट एंड सेकंड इज, दो क्वेश्चंस करेंगे, मैं एक अलग पीडीएफ यूज करता हूं फॉर द क्वेश्चंस के लिए। तो जब नेक्स्ट आगे आपकी बुक्स एंड ऑल सारी कंप्लीट मिल जाएंगी, वो पीडीएफ भी मैं ग्रुप के अंदर आपको शेयर करूंगा। आज तो जस्ट अपना इंट्रो पार्ट में एक बार सॉल्व करेंगे। क्लियर। सो बेसिकली सेकंड सोर्स आपने क्या पढ़ा सर, प्रॉफिट्स में करंट प्रॉफिट्स। करंट प्रॉफिट्स अगर कई बार अवेलेबल नहीं होते, सर अवेलेबल ना होने का मतलब लॉसेस। क्या लॉस वाली कंपनी भी डिविडेंड बांट सकती है, यस। करंट ईयर प्रॉफिट्स अगर नहीं भी हैं तो कौन सा बड़ी बात है, प्रीवियस ईयर के जो रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं सर उनमें से बांट दीजिए। सर एवरी रिजर्व एंड सरप्लस, नो 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 नो, हियर I will use the word free reserves, and free reserve means which are available for dividend distribution, जो which is open सर, जब चाहे डिविडेंड बांट दो, इसमें से ले लो, बट नॉट द स्पेसिफिक रिजर्व्स। एक बेसिक वर्ड बोलते हैं ना, वन आर कॉल्ड एज जर्नल रिजर्व एंड सेकंड इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रिजर्व। आई एम टॉकिंग अबाउट द जर्नल रिजर्व कॉल्ड एज फ्री रिजर्व्स which are available for dividend distribution। एक तो सर अच्छा मे बी और बोथ, कुछ प्रॉफिट्स आप कहां से ले लीजिए, करंट में से, कुछ प्रॉफिट्स बैलेंस कहां से ले लीजिए, फ्रॉम द पास्ट। बट यू कैन यूज इट, यस, आप करंट ईयर के प्रॉफिट्स एंड इवन पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नहीं तो एक अलग से सोर्स, बड़े अलग ही केस में आपने पढ़ा होगा, दैट इज मनी प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा, सीजी और एसजी, इन परसुआंस ऑफ गारंटी गिवन बाय इट। अगर गवर्नमेंट, जैसे मोस्टली गवर्नमेंट कंपनीज में अगर कोई डिविडेंड की गारंटी इन्होंने ले रखी है, हमें नहीं पता जी कंपनी के पास पुराने प्रॉफिट्स पड़े हैं, करंट ईयर प्रॉफिट्स हैं या नहीं है, गारंटी दी है तो सरकार को ये पैसा देना पड़े। तो अगर बाय चांस को मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी या एसजी आपको कहीं गिवन है, कहीं गिवन है, हालांकि अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला, अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं मिला कि जिस क्वेश्चन में मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी गिवन हो, बट मैं फिर भी एज अ सोर्स याद रखूंगा कि यस, मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी इन परसुआंस ऑफ गारंटी गिवन बाय इट। अगर कोई अमाउंट ऐसी गिवन है, कंपनी के पास पड़ी है,
यस, कंपनी वो पैसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकती है। एंड सबसे अच्छी बात जो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ी, सर व्हाट इज द मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स। और आज भी मेरी थीम इसी वर्ड्स पे थोड़ी ज्यादा रहेगी कि मेरे को जो शक लग रहा है ना, तुम लोग कहीं ना कहीं अपने एसपीएल के भरोसे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के भरोसे, क्या पता सर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाओ। हर चीज को आपने इनकम बुक कर लिया, हर तरह के एक्सपेंस आपने माइनस कर दिए, और अल्टीमेटली सर आपका डिविडेंड्स को देने का पैरामीटर ही कौन होता है, प्रॉफिट्स। इसके चक्कर में तुम में भी डिविडेंड ज्यादा बांट दो या डिविडेंड बहुत कम बांटो। मैंने पूछा, मैं एक बार सर बताना ये प्रॉफिट्स आपने कैलकुलेट कैसे करें। शायद आपने मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट ही सही ढंग से अप्लाई नहीं करा, जिनमें कल आपके पास 2 पॉइंट आए। नंबर 1 पॉइंट इज कि जब भी प्रॉफिट वर्ड यूज करो, प्रॉफिट कौन से यूज करना, प्रॉफिट वो होने चाहिए जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। कहीं तुम अपनी वही पुरानी थियरी में चले जाओ किस बात को, सर ये तो नॉन कैश आइटम है, तो क्या हो गया। डेप्रिसिएशन इज यस फॉर डिविडेंड, यस फॉर डिविडेंड, डेप्रिसिएशन इज एलिजिबल एक्सपेंडिचर। अब मान लो पूरा क्वेश्चन तुमने पढ़ा, वो जानबूझ के पंगा लेगा, जानबूझ के क्वेश्चन पूछेगा, सर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इतना है, बट मेरे को तो बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए नहीं, मेरे को तो चाहिए ही कौन सा, आफ्टर। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, एंड वो डेप्रिसिएशन उठा के इसमें से क्या करिए, माइनस। क्योंकि सर अगर बेस ही गलत है तो डिविडेंड की अमाउंट भी तो गलत होएगी। और इधर से मेरे पे सीधा सीधा वर्ड क्या एप्लीकेबल हो जाएगा कि आपने 123 का कंप्लायंस नहीं करा। माइट भी, क्या पता कंपनी शायद कंप्यूट ही गलत कर रही है। अब जैसे दूसरा केस आपने यहां पे पढ़ा, सेकंड केस क्या था कि वाइल कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स you have to exclude some income, some values, and that some income or value is the unrealized gains, the notional gains जो नाम के, like due to revaluation। सबसे इंपॉर्टेंट revaluation रिजर्व, तुमने अपनी बिल्डिंग को रीवैल्यू कर लिया, प्रॉफिट शूट अप कर दिए, एंड प्रॉफिट शूट अप करने से नेक्स्ट आगे डिविडेंड आपने क्या कर दिया, ज्यादा बांट दिया। सर मिला थोड़ी था, जिस दिन एक्चुअली पैसा कमाओगे, जिस दिन एक्चुअली वो प्रॉफिट रियलाइज्ड होगा, उस दिन जो मर्जी बांटो। इन चीजों के चक्करों में क्यों पड़ रहे हो कि अल्टीमेटली आपने रीवैल्यूएशन के थ्रू या अनरियलाइज्ड गेन्स के थ्रू या नोशनल गेन्स के थ्रू डिविडेंड को नेक्स्ट आगे क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। आपका बेस ही गलत है, आपने प्रॉफिट्स ही सही ढंग से क्या नहीं करे, कैलकुलेट नहीं करे। सो दिस इज माई लास्ट थियरी, जो यहां तक हमने क्या करा, स्टॉप करा। नाउ लेट मी स्टार्ट विद द न्यू कंटेंट। वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कहते सर बड़े जेन्युइन पॉइंट्स दूंगा आज पर्टिकुलरली, कि तुम इक्विटी वालों को रिटर्न देने की बात करो, इक्विटी वालों को रिवॉर्ड बांटने की बात करो कि ये लो जी आपका रिवॉर्ड 10%, 12%, 15%। कहते सर पहले एक बार चेक तो कर लो कि इनको बांटना चाहिए भी या नहीं, एंड आउट ऑफ किस में से बांटो, कब बांटो। आज वो सारी प्रोविजंस वन बाय वन आपके क्या होंगी, कवर अप होंगी। पढ़िए ये स्पेस ध्यान पढ़ना। पास्ट ईयर लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन टू बी, वर्ड क्या लिखा हुआ है सर, सेट ऑफ। अब तुम्हारे लिए एक नया वर्ड। कहता सर ये बात तो ठीक थी अल्टीमेटली कि अगर करंट ईयर में लॉसेस अगर होते भी हैं, करंट ईयर के लॉसेस भी हो या पास्ट ईयर में लॉसेस भी हो, बस आपके पास एडिक्वेट प्रॉफिट्स अवेलेबल होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज सरप्लस, पास्ट प्रॉफिट्स का अवेलेबल होना चाहिए। यस यू कैन डिक्लेयर डिविडेंड इन द करंट ईयर ऑल्सो। ये मत कहना कई बच्चों ने क्या करा, करंट ईयर में क्या था, लॉस था, कहते ये तो डिविडेंड दे ही नहीं सकते। कहां पे लिखा हो, डिविडेंड के सोर्सेस क्या थे, डिविडेंड के सोर्सेस क्या थे, या तो करंट ईयर के प्रॉफिट्स या प्रीवियस। तो मेरे पास प्रीवियस ईयर के पड़े। अब मान लो करंट ईयर में कंपनी को 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, लॉस हो गया, कहते डिविडेंड बांट ही नहीं सकते। किसने कहा, जो पढ़ा है उस पर विश्वास करिए, नॉट क्योंकि वो प्रोवोक करेंगे, वो क्वेश्चंस का सेंस ऐसा बनाएंगे, तुमसे वो जानबूझ के कॉम्प्लिकेशन पॉइंट में लेके जाएगा कि करंट ईयर में तो लॉस है, तो क्या हो गया। मेरे प्रॉफिट्स में, मेरे सोर्सेज में तो क्या लिखा हुआ है सर, करंट ईयर के प्रॉफिट्स हो या पास्ट ईयर के हो, दोनों चलेंगे। क्लियर, पढ़िए सर, वर्ड इज बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर। करंट ईयर में कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले एक चीज का ख्याल रखना। मैं कहा जी वो क्या, पढ़िए, द फॉलोइंग शैल बी क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ। सेट ऑफ मींस एडजस्ट, लिख वर्ड सेट ऑफ मींस एडजस्ट, कि सर आपको ये फॉलोइंग आइटम्स जो नीचे गिवन है, ये पहले क्या करनी पड़ेंगी, एडजस्ट करनी पड़ेंगी, और वो भी एडजस्ट अगेंस्ट दी,
अगेंस्ट दी, कहां से? करंट ईयर के प्रॉफिट में से। अब कई बार ऐसा होता है पिछले साल मेरे क्या पड़े, लॉसेस पड़े, आज पहली दफा पहली बार इस साल में क्या कमाया, पैसा कमाया। अब मैं उछल रहा हूं किस बात को लेकर कि डिविडेंड बांट दे। पहले पुराने हाल तो देख ले कि पुराने हाल तुम्हारे क्या थे, पिछले साल तो तुम किस में थे, लॉसेस में। ऐसा कर, करंट ईयर के प्रॉफिट में से, सुन ध्यान से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से पिछला सारा लॉस क्या कर दे, एडजस्ट कर दे, जो बचा बांट लियो। हमें क्या दिक्कत? मैं कहा जी करंट ईयर में मेरे प्रॉफिट्स कितने हुए, 25 लाख। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ, 25 लाख। अभी ताजा ताजा पीछे 2-3 साल हो चुके लॉसेस में चल रहे, इसी बार पहली दफा प्रॉफिट कमाया कितना, 25 लाख। एंड मेरे पास्ट ईयर के, करंट ईयर नहीं बोल रहा, पास्ट ईयर के क्या पड़े हैं, लॉसेस। और वो जैसे कहते हैं नहीं एक्यूमुलेटेड पीएल का क्रेडिट बैलेंस नहीं, कौन सा बैलेंस पड़ा है, डेबिट बैलेंस। एंड डेबिट बैलेंस मींस क्या पड़े हैं, लॉसेस। सर पिछले साल के लॉसेस कितने पड़े हैं जी आपके, 20 लाख। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग एंड यू आर सेइंग दैट मैं 10 लाख रुपए डिविडेंड बांटना चाहता हूं। बांट लोगे 10 लाख रुपए? 25 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, पिछले साल के लॉसेस कितने पड़े हैं, 20 लाख। तेरे पास बाबूजी अमाउंट ही अवेलेबल कितनी है, 5 लाख। क्योंकि रूल्स में लिखा हुआ है 123 में, वेन एवर यू डिक्लेयर डिविडेंड इन द करंट ईयर, तुम्हारा पिछला सारा रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। 1 रुपया भी लॉस का तुम्हारे नाम पे नहीं होना चाहिए। अगर कोई पुराने लॉसेस, तुम लॉसेस की बात कर रहे हो, दूसरा वर्ड पढ़ना क्या लिखा हुआ है, डेप्रीसिएशन ऑफ एनी क्या लिखा हुआ है। अच्छा करंट ईयर की तो मैंने वैसे ही माइनस करवा दी थी, ये देख, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन तो मैंने वैसे ही माइनस करवा दी थी। इवन कोई पास्ट ईयर की, पिछले साल की, इसको हम वर्ड बोलते हैं अपनी टैक्स की लैंग्वेज में वर्ड बोलते हैं, लिखिए अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। क्या वर्ड बोलते हैं इसको, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कि सर अगर कोई पिछले साल की या पिछले ईयर्स की आपके यहां पे क्या पड़ी है, कोई अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ी है, वो भी सेट ऑफ करो सर। मैं तो ये कह रहा हूं जी पुराना आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कुछ भी आपका पुराना एडजस्ट करने वाला पेंडिंग ना हो। बेशक डिविडेंड ना बांटना पड़े, सारी की सारी अमाउंट खत्म हो जाए, पर पुराना रिकॉर्ड पहले क्या कर, क्लियर कर। जब तक पुराने हिसाब किताब एडजस्ट नहीं होंगे, मैं 1 रुपया भी तुझे नेक्स्ट आगे बांटने नहीं दूंगा। अब तुम कह रहे थे मेरे पास तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ, 25 लाख। कहते रुक, 25 लाख में पहले तो करंट ईयर का लॉस तो है ही नहीं। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ करंट ईयर में क्या कमाया, प्रॉफिट। अब उछल रहे हैं कि सर अपन नेक्स्ट आगे डिविडेंड बांट दें, नेक्स्ट आगे मेंबर्स को, इक्विटी वालों को डिविडेंड दे दे। दे दियो, मना नहीं कर रहा, दे दियो। बट पहले काम कर, पुराने जो भी लॉसेस पड़े ना, जो भी तेरे एक्यूमुलेटेड पीएल का डेबिट बैलेंस पड़ा है, या कोई पर्टिकुलरली अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय अनएब्जॉर्ब्ड, जिनको बुक्स में जगह नहीं मिली, पहले उसको एडजस्ट कर ले। जो बचा सारा बांट दियो, मैं 1% नहीं रोकूंगा। पर सर जब तक पास्ट ईयर आपके क्लियर नहीं होंगे, यार पिछले साल के तुम्हारे लॉसेस हैं, और इधर का, पहली बात लॉसेस आपके सेट ऑफ कहां से होते हैं, प्रॉफिट्स में से। प्रॉफिट तुमने उठा के बांट दिए डिविडेंड, फिर लॉसेस कहां से सेट ऑफ करोगे, लॉजिक सोचना। आपने क्या करा, अच्छा करंट ईयर का तुमने प्रॉफिट कमाया 25 लाख, 25 लाख नेक्स्ट आके तुमने बांट दिया, जो पिछले साल के लॉसेस हैं वो कहां से रिकवर करोगे, वो कहां से एडजस्ट करोगे। तभी तभी मैंने आपका हाथ पकड़ा, नहीं बांटना है बांट दियो, पर पहले प्रीवियस ईयर के जितने लॉसेस पड़े हैं, प्रीवियस ईयर की जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ी है, वो तो तुमसे पूरे हो नहीं पा रहे, और तुम लोगों को नेक्स्ट आके डिविडेंड बांट रहे हो ना। पहले प्रीवियस ईयर अपना क्या करो, क्लियर करो। तो क्वेश्चन में बाय चांस जब भी तुम अपनी केस स्टडी पढ़ोगे कि करंट ईयर में प्रॉफिट्स हैं जी, एंड पास्ट ईयर के हालात आपके माड़े थे, वहां पे आप लोगों के क्या चल रहे थे, लॉसेस चल रहे थे, तो क्या आप इस बार डिविडेंड बांट सकते हैं, यस बांट सकता हूं, बट सब्जेक्ट टू प्रीवियस ईयर के लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद, प्रीवियस ईयर की कोई अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, जो बचेगा उठा के सारा बांट दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर उसके बिना मैं आपको हाथ लगाने नहीं दूंगा। क्या पॉइंट क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज पास्ट ईयर के लॉसेस एंड पास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, और डेप्रिसिएशन जो यहां पे चार्ज करनी है, सर ये डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, कहते जी कंपनीज एक्ट का ही नेक्स्ट आगे क्या है, स्केड्यूल। जैसे हम कल बात कर रहे थे
सर कंपनीज एक्ट में पर्टिकुलरली टोटल 7 to 8 शेड्यूल्स हैं, क्लियर। वो शेड्यूल्स भी आपके एक्ट का ही पार्ट है। उनमें से शेड्यूल 2 किसके रिगार्डिंग प्रोविजंस क्लियर करता है? डेप्रिसिएशन। जैसे मान लो रेट क्या होगा, यूजफुल लाइफ क्या होगी, कौन सी कैटेगरी में वो आएगा, कितने साल, स्क्रैप वैल्यूज की क्या होगी, सारी प्रोविजंस ऑलरेडी शेड्यूल 2 के अंदर गिवन है। और पूरे एक्ट में, पूरे कंपनीज एक्ट में जहां डेप्रिसिएशन का वर्ड आया, एक ही शेड्यूल, शेड्यूल 2, कि सर अल्टीमेट डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में जो रेट गिवन होगा, शेड्यूल 2 में जो यूजफुल लाइफ गिवन होगी, उसी के अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन आपको क्या करनी पड़ेगी, चार्ज करनी पड़ेगी। क्लियर। सो नट शेल यहां तक फटाफट बताइए, अल्टीमेट प्रोविजंस क्या पड़ी? नंबर 1 इज सोर्स, नंबर 2 इज मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स, वो था करंट ईयर का, कि करंट ईयर के प्रॉफिट्स अगर आपने निकालने भी हैं तो करंट ईयर के प्रॉफिट्स निकालने के लिए दो चीजें ध्यान में रखेंगे। वन इज करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस हो जानी चाहिए। नंबर 2, अगर कोई अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स, कोई रीवैल्यूएशन की अल्टीमेट अमाउंट अगर आपने चार्ज की हुई है, उसको क्या करिए, एक्सक्लूड करिए। एंड नंबर थर्ड पॉइंट जो आज आपने डिस्कस किया, बिफोर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड, कोई भी अगर आपके पास्ट ईयर के क्या पड़े हैं, लॉसेस, या पास्ट ईयर की कोई अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इट मस्ट बी एडजस्ट। उसके बाद जो बचा जहां मर्जी बांट, हम पूछेंगे भी नहीं। एंड आगे नंबर लास्ट इज डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आपको प्रोविजन किसकी फॉलो करनी पड़ेगी, शेड्यूल 2। और ये कोई शेड्यूल 2 अलग से एक्ट नहीं है, कंपनीज एक्ट का ही क्या है, पार्ट है। क्लियर। नाउ द वर्ड इज, ये एक रिपीटिंग क्वेश्चन में पूछा जाने वाला, क्या सर जब आप पहली बार डिविडेंड को, कल हमने डिस्कस किया था कि डिविडेंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन? प्रॉफिट्स होंगे तभी बांटते अच्छे लगते हैं। हाँ, वो प्रॉफिट्स करंट ईयर के हों या पास्ट के, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है। कहीं तुम कह दो जी करंट ईयर में पैसा नहीं कमाया, फिर तो एप्रोप्रिएशन भी कहां से हुई? सर प्रॉफिट्स का मतलब आप पीछे पढ़ चुके हो, प्रॉफिट्स मतलब करंट ईयर और कोई यानी प्रीवियस ईयर, पास्ट ईयर। नाउ ट्रांसफर टू रिजर्व्स को लेकर, ये ना पुराना कॉन्सेप्ट है, पुराने कंपनीज एक्ट में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनीज एक्ट इज रिप्लेस्ड, कंपनीज एक्ट 2013 is replaced by Companies Act 1956. Here, sorry, 1956 is replaced by 2013. तो नॉर्मली सर नया जो एक्ट आप लोग डिस्कस कर रहे हैं वो 1956 के ऊपर ही क्या करता है, बेस करता है। बट हाँ, विद द मॉडर्नाइज अप्रोच, नई नई चीजें नेक्स्ट आगे देखते हुए, इन सारी प्रोविजंस को, इन सारे सेक्शंस को आगे क्या किया गया, अमेंड किया गया। तो ये ना पुराना कॉन्सेप्ट है, पुराने 1956 में से लिया गया, बट चेंज कर दिया गया। पहले हुआ करता था, जितना परसेंट ये स्लैब होती थी, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, उसका कारण कहीं माइंड में आप लोग बिठा लो और केस में लिखना शुरू कर दो, वो नहीं है। आज की डेट में ऐसी प्रोविजन नहीं है। नहीं, पहले हुआ करता था, थोड़ी हिस्ट्री सुन लो, कि 1956 के एक्ट के मुताबिक पहले ना स्लैब होती थी। मान लो सपोज कि अगर डिविडेंड इतना इतना परसेंट डिक्लेयर करोगे तो इतना परसेंट ऑफ द प्रॉफिट आपको जर्नल रिजर्व में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर। मतलब पहले मैंडेशन थी। अब यहां पे वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इज नॉट मैंडेटरी। अब ऑप्शनल कर दिया गया, मतलब इसको लिख, इट्स ऑप्शनल, इट्स ऑप्शनल। और नाउ इट्स डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, कंपनी की मर्जी सर, करना है तो कर दो, नहीं करना तो रहने दो, तुम्हारी इच्छा। नहीं, पहले स्लैब थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 0 to 5%, 2.5% टू रिजर्व, कि प्रॉफिट्स का 2.5% आप कहां डालोगे, रिजर्व में। 5 से 10% अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, 10 से 15 डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, 15 से 20 डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो परसेंटेज उनकी पहले क्या होती थी, मेंशन, काम ही खत्म करते। अब इसको वर्ड ही क्या बोल दिया, ऑप्शनल। नाउ इट्स द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। डिस्क्रिशन मींस मर्जी, किसकी, कंपनी की। कंपनी को अगर लगता है कि रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो मत करिए। हमारी ओर से कोई भी मैंडेशन 123 सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी मैंडेशन आपके ऊपर नहीं है। पढ़िए, अ कंपनी, खुद ही वर्ड देख क्या लिखा हुआ है, कंपनी में ट्रांसफर टू रिजर्व सच परसेंटेज। अच्छा, वर्ड क्या लिखा हुआ है, सच परसेंटेज, मेंशन नहीं, जो उसको सही लगे। हमने तो ये भी नहीं कहा 5%, हमने ये भी नहीं कहा 10%, जो आपको सही लगे उतनी अमाउंट आप अपने रिजर्व में क्या करिए, ट्रांसफर करिए। नहीं भी करना, मत करो यार, सिंपल बोल तो दिया, इट्स ऑप्शनल। कि सर ट्रांसफर टू रिजर्व आज की डेट में नए एक्ट के मुताबिक कोई भी मैंडेशन नहीं है। आपका मन करता है
उतनी परसेंटेज जो आपके मन को भाए, उतनी परसेंटेज प्रॉफिट में से निकालो और जनरल रिजर्व में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, तुम्हारी इच्छा। बट हमारी ओर से कोई मैंडेशन नहीं है, कोई अपने आप में, वन ऑफ द केस स्टडी में एक ये पॉइंट पूछा गया। तुम यहां पे ना इंटर लेवल पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई बड़ा सेक्शन ही पर्टिकुलरली पेपर में पूछेगा, इस एक सिंगल वर्ड पे पूरा केस बनाया, और आया भी कितने, 4 नंबर 5 नंबर। तो कई बार पर्टिकुलर आपको प्रोविजन अपनी क्लियर होनी चाहिए, ये नहीं कि पूरा का पूरा सेक्शन उसके बारे में पूछेगा। नो, उसमें सिंपल कोटेशन आपने क्या देनी थी कि सर एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट 2013 नाउ द ट्रांसफर टू रिजर्व इज नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, इफ कंपनी वांट्स टू ट्रांसफर सच अमाउंट या सच परसेंटेज टू रिजर्व्स एज इट मे डीम फिट, दे कैन ट्रांसफर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी बाय द कंपनी लॉ कि कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा हो, नहीं लिखा हो। सिर्फ इतना सा रिप्लाई देना था, और वहां पे यस और नो जो भी क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू जजमेंट आपने क्या करनी थी, पास करनी थी, कि इन्होंने सही करा या गलत करा, दैट्स इट। क्लियर? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, मेरा आने वाला नेक्स्ट हाफ एन आवर इस पॉइंट के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है विद न्यूमेरिकल अप्रोच, दैट इज सर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। वर्ड पर क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ। अब मैं फिर वही बैक टू कॉन्सेप्ट वापस आपको लेकर जा रहा हूं, क्या सर, क्या मैं रिजर्व्स में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूं? यस। अभी तो पीछे बढ़ाया कि सर सोर्सेस क्या हैं, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कौन से, करंट ईयर या मे बी कोई पास्ट ईयर, और यू मे कॉल इट वर्ड एज फ्री रिजर्व्स, नॉट ओनली रिजर्व्स। बट कहते सर देखो, लॉ को भी कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी। एक बात बताओ, तुमने करंट ईयर में जितना पैसा कमाया करंट ईयर में सारा खा गए, कोई दिक्कत? तुमने कमाया, जहां मर्जी बांटो, जिस मर्जी को दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट कहीं ना कहीं जब आप पास्ट प्रॉफिट्स को हाथ लगाते हैं ना, जब पुराने रिजर्व में से कोई अमाउंट निकालते हैं, जैसे कहते हैं सेविंग्स में से खाना, क्लियर, ये जल्दी जल्दी किसी को अपने आप में सही नहीं लगता यार। जो पास्ट पड़े पड़े रहने दो, जब करेगा नेक्स्ट आगे। और कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस से ही क्या मानी जाती है, स्ट्रेंथ मानी जाती है, कि सर इनके पास इतने ह्यूज रिजर्व्स पड़े, और तुम लगे हो, और ये नए मेंबर से इकट्ठे होके लगे एजीएम में रेजोल्यूशन पास करने कि नहीं जी नहीं, डिविडेंड तो ज्यादा बांटो, हमें पास्ट प्रॉफिट में से डिविडेंड दो। तो लॉ ने यहां पे क्या लगाई, रिस्ट्रिक्शन लगाई, एक रिस्ट्रिक्शन लगाई, प्रोहिबिशन नहीं कह रहा मैं, वर्ड क्या बोल रहा हूं, रिस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन होती तो मतलब दे ही नहीं सकते, दे दो, मना नहीं है, बट कुछ कंडीशंस का कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा। दैट कंडीशंस आर ट्रिप्लीकेट कंडीशंस। 3 कंडीशन क्यूमुलेटिव, 3 कंडीशंस है, तीन की भी करते करते 4 ही बन जाती हैं। 3 कंडीशंस हम मेन मानते हैं, सर 3 कंडीशंस का कंप्लायंस करवाओ, रिजर्व में से जहां मर्जी डिविडेंड दो, हमें क्या दिक्कत। और उसका लॉजिक मैंने तुझे प्रोवाइडेड बताया कि क्यों ये रिस्ट्रिक्शन वहां पे अप्लाई करी होंगी, उसका कारण क्या है। तुम सारा का सारा डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से नहीं, पुराने प्रॉफिट्स में से निकाल कर बांटने की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को क्या चाहती है कि जो रिजर्व्स पड़े पड़े रहने दो, या बांटना है, इन कंडीशंस का कंप्लायंस करो, रूल 3 को फॉलो करो, जो तेरे सामने अमाउंट आएगी यूटिलाइज कर ले, हमें क्या दिक्कत। पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल कब होंगी, पढ़िए पहला, if for, yes please, If for any हाँ financial year there is inadequacy or absence of profit, ना, मेरा टॉपिक तो यहीं से स्टार्ट, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है जी, अगर किसी साल सिचुएशन क्या लिखी हुई है, देयर इज इनएडिक्वेट मींस सफिशिएंट ना होना, इनफ ना होना, कमी होना, या वर्ड ही क्या लिखा हुआ है, एब्सेंस मींस लॉस, करंट ईयर में लॉस। इसको कृपा करके पिछले सिनारियो से मैच मत करिएगा, वो उससे अलग है। पिछला सिनारियो क्या था, करंट ईयर में बढ़िया प्रॉफिट्स, उल्टा पिछले साल में क्या थे, लॉसेस। तो मैंने क्या कहा था जी, पहले पुराने लॉसेस क्या करके आओ, सेट ऑफ करके आओ। इसमें सिनारियो क्या, करंट ईयर में लॉस है, करंट ईयर में लॉस है, या एडिक्वेट प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं, और तुम यहां बांटने पे लगे होगे क्या, डिविडेंड, और अल्टीमेटली जेब में पैसा नहीं, या जेब में सफिशिएंट पैसा नहीं, तो तुम्हारी नजरें किसकी ओर जारी होंगी, रिजर्व्स के ऊपर, कि पुराने प्रॉफिट भी तो पड़े हैं, इसमें से निकाल के बांट दो, कौन सा बड़ी बात है। मैं कहा जी बड़ी बात तो नहीं है, बट लॉ ने यहां पे 123 सेक्शन ने आपके ऊपर क्या लगाई हैं, कंडीशंस लगाई हैं, एंड दैट कंडीशंस आर प्रिस्क्राइब्ड इन द, कहां पे, रूल्स। और आधे से ज्यादा कंपनीज एक्ट नेक्स्ट आ गया, आप मेरे साथ जब पढ़ेंगे
बड़ा सिस्टमेटिकली नया एक्ट ये बनाया गया, कंपनीज एक्ट 2013, एंड इसके बाद यही चलने लग गया इसी वे आउट से। ये हर नॉर्मली जो सेक्शन की थीम रखते हैं उसमें तो ये वर्ड क्या यूज कर देंगे, सच परसेंटेज, सच डेज, सच फॉर्म, सच फीस, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये कुछ भी वर्ड सेक्शंस के अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेक्शंस में लिखना कल को अमेंडमेंट का सीन, और अमेंडमेंट का सीन जैसे लॉ बनाने का सीन, वो कंप्लीट सारा डेकोरम आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा वाया पार्लियामेंट्री सेशंस एंड ऑल सारे। वो तो बहुत टाइम ले लेगा। अब लॉ ने पर्टिकुलरली क्या करा, सेक्शन में ओपनली डिस्क्लोज ही ना करो, वहां पे वर्ड क्या लिख दो, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, एंड वो सारी प्रिस्क्रिप्शन उठा के किसमें दे दो, रूल्स के अंदर दे दो, क्योंकि रूल्स को चेंज करना अपने आप में क्या है, क्वाइट इजी देन दैट ऑफ सेक्शन। सेक्शन को तो पूरा अमेंडमेंट की तरह चलेगा, जैसे लॉ को चेंज करना, रूल्स को चेंज करने में इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज वाई मैक्सिमम कंपनीज एक्ट में जितनी प्रोविजन तुम्हें पढ़ने को मिलेंगी वो सारी प्रोविजन कहां पढ़ने को मिलेंगी, रूल्स के अंदर। आधे से ज्यादा कंपनी लॉ ना रूल्स के अंदर। ये सेक्शन में तो सिंपल लाइन लेके चले जाएंगे, पढ़िए लाइन पढ़ लीजिए जैसे, बट अ कंपनी इंटेंड्स टू डिक्लेयर, हाँ जी, dividend out of accumulated profits of previous financial year विच हैव बिन ट्रांसफर टू द, जो कहां पे ट्रांसफर कर दिया गया था, फ्री रिजर्व में। और मेरी नजरें तो लगी हुई है फ्री रिजर्व पे, कि फ्री रिजर्व में से पैसा निकालो और आगे जिस मर्जी को डिविडेंड बांट दो। मैं क्या बांट ले, बट द कंपनी शैल कंप्लाई विद द, क्या लिखा हुआ है, रूल्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड बाय क्या होंगे, CG। और वो ज्यादा दूर नहीं, नीचे ही पढ़े हैं, पढ़िए, प्रोविजंस कंटेन इन द रूल 3। मतलब इस टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सर ये लगेंगे कब, ये रूल थ्री एप्लीकेबल कब होगा। मैंने सिचुएशन ही दो बताए, व्हेन करंट ईयर में, उसको लिख रहे वर्ड, करंट ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में जब क्या होगा, या तो प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होगा, तुम डिविडेंड ज्यादा बांटने की बात कर रहे हो, या करंट ईयर में प्रॉफिट ही नहीं। इन दोनों में से जो भी सिनारियो होगा, अल्टीमेटली सर आप रिजर्व्स को हाथ लगाएंगे, और जैसे ही रिजर्व्स को हाथ लगाएंगे ये ट्रिपल कंडीशन आपकी क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी, कंप्लायंस कर, पैसा निकाल, जहां मर्जी बांट। पर अगर पर्टिकुलरली इन तीन कंडीशंस का कंप्लायंस तुमने नहीं करा, मैं रिजर्व्स को हाथ लगाने दूंगा, रिजर्व में से एक सिंगल पैनी भी मैं तुम्हें टच करने नहीं दूंगा अगर तुमने इन तीन कंडीशंस का कंप्लायंस नहीं करा। तो सर ये तीन की तीन ट्रिप्लीकेट कंडीशंस हैं, क्लियर, जैसे कहते हैं क्यूमुलेटिव कंडीशंस, सारी कंप्लीट होनी चाहिए तो एलिजिबल करवाएंगे, अदरवाइज नहीं करवाएंगे। पढ़िए, पहला पॉइंट, सबसे पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर वन, rate. कंडीशन नंबर वन, यस, रेट, पढ़िए जी। The rate of dividend declared shall not exceed the average of the rates at which At which the dividend was declared by the company in the immediately क्या लिखा हुआ है, preceding 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने जितना भी डिविडेंड बांटा होगा उसकी एवरेज रेट से ज्यादा इस बार आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। मतलब पहले तो मैंने परसेंटेज वाइज तरह हाथ पकड़ लिया कि ना इतना फ्रीडम, कहते 15%। मैं कहा वेट अ मिनट, पिछले 3 साल के डिविडेंड्स की एवरेज बताइए क्या आ रही है, और एवरेज कैसे निकलेगी, D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइड बाय 3। आप एवरेज निकालो सर, जो भी रेट एवरेज करके रेट आया 12%, पिछले 3 साल की एवरेज कितनी निकली, 12%, एंड कंपनी इज नाउ सोच रही है कि 15%। मतलब ही नहीं है, सोचना भी मत। देख करंट ईयर के प्रॉफिट अगर अच्छे खासे होते, तेरा रिजर्व वाला पॉइंट ही ना होता, तू 15 क्या तू 18 बांट। बट अब नहीं, अब आप अपना कुछ पैसा, मैं तो कह रहा हूं सिंगल पैसा भी अगर आपने रिजर्व में से यूज करा ना, ये एक्टिव हो जाए इमीडिएटली, ये तीन कंडीशन एक्टिव हो जाएंगी। मैं तो क्या कहूंगा, कंडीशन नंबर वन शुरू हो जाओ। कंडीशन नंबर वन, सबसे पहले पिछले 3 साल के जो भी डिविडेंड्स आपने दिए हैं उनकी एवरेज से ज्यादा इस बार का डिविडेंड आपका नहीं होगा, क्लियर। दूसरी कंडीशन, अच्छा, हाउ एवर दिस कंडीशन, हाँ जी, shall not apply to a company which has not declared any dividend in each of the immediately preceding. अब अगर मान लो पिछले तीन साल में हमने कभी डिविडेंड बांटा ही नहीं, पहली बार बांट रहे थे, और प्रॉफिट क्या नहीं थे, सफिशिएंट, तो नेचुरली आप कहां से बात कर रहे होंगे, फ्रॉम द रिजर्व्स। और रिजर्व्स को हाथ लगाते ही पहली कंडीशन क्या थी, पिछले 3 साल के डिविडेंड की एवरेज से ज्यादा इस बार नहीं दोगे। बट मैं एवरेज करूं किसकी,
मैंने पिछले 3 साल में डिविडेंड कभी दिया ही नहीं सर, हैंस इन दिस केस फिर कंडीशन नंबर 1 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। क्लियर, आज के क्वेश्चन में पॉइंट आएगा भी। क्लियर, नेक्स्ट इज बड़ा अच्छा पॉइंट नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। और ये ना दो कंडीशन, इसको नंबर 2 ही दे दो इकट्ठा, अमाउंट ड्रॉन एंड यूज ऑफ अमाउंट ड्रॉन, इसको इकट्ठा दे दो। कंडीशन नंबर 2 पढ़िए, अमाउंट ड्रॉन, व्हाट डू यू मीन बाय अमाउंट ड्रॉन? रिजर्व में से कितनी अमाउंट बाहर निकाल सकते हैं। पढ़िए, द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन, यस, from reserve shall not exceed 1/10 of the sum of its paid up share capital and free reserve as per the latest audit. लो जी, दूसरी रिस्ट्रिक्शन, अच्छा पहली रिस्ट्रिक्शन किस पे थी? परसेंटेज वाइज। दूसरी रिस्ट्रिक्शन किस वाइज? अमाउंट वाइज। कहते सुनो ध्यान से, आप अगर सोच भी रहे हैं कि पुराने रिजर्व में से उठा के क्या करेंगे, डिविडेंड बांट देंगे क्या जितना मर्जी, मैं क्या जितना मर्जी नहीं सर, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट है कि मैक्सिमम अमाउंट आप अपने रिजर्व में से कितनी विड्रॉ कर सकते हैं। सर दैट इज, मैं साइड पे लिख रहा हूं, एग्रीगेट ऑफ किसका? पीयूसी प्लस एफ आर, पीयूसी प्लस एफ आर का मैक्सिमम। क्लियर, जिसको नॉर्मली कहते हैं सर आप लेस देन और इक्वल टू, क्या साइन लगाएंगे? लेस देन और इक्वल, क्योंकि शैल नॉट एक्सीड, तो वर्ड इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम कितना सर? 10%। इससे ज्यादा मैं रिजर्व में से अमाउंट आपको निकलवाने नहीं दूंगा। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट। बाकी देखेंगे, अभी तीसरी कंडीशन पड़ी है, विच एवर इज लोअर। तीसरी कंडीशन अभी पड़ी है कि तीसरी कंडीशन आपको क्या अलाउ करवाती है। ये तो मैक्सिमम अमाउंट सेकंड के अकॉर्डिंग निकल कर आ गई। और दूसरी बात, यहीं पे भी रुका नहीं है, ये तो अपनी टोटल बता गया। अच्छा एग्जांपल लो, इक्विटी जो कैपिटल, पेड अप कैपिटल पड़ी है जी 1 करोड़, पेड अप कैपिटल कितनी पड़ी है? 1 करोड़। फ्री रिजर्व्स पड़े हैं आपके पास टोटली मान लीजिए 50 लाख। कितने पड़े? 50 लाख। 1 करोड़ प्लस 50 लाख 1.5, 1.5 करोड़ का मैक्सिमम 10%। 10% कितना हुआ जी? 15 लाख। अभी तो आया कि 15 लाख रुपए तुम यहां से निकाल सकते हो। सर जो निकालेंगे क्या सीधा डिविडेंड बांट दूं? ना ना ना, यूज ऑफ, अगला पढ़िए वर्ड क्या लिखा, यूज ऑफ अमाउंट ऑफ, जो पैसा बाहर निकालने का सोचेंगे डिविडेंड के नाम से, जो तुम निकालने का सोचोगे, मैं डायरेक्टली डिविडेंड तो बांटने नहीं दूंगा। क्यों? करंट ईयर में तो क्या थे तुम्हारे? लॉसेस। इनएडिक्वेसी केस में नहीं, इनएडिक्वेसी की केस में नहीं, करंट ईयर में क्या थे? लॉसेस। मैं सीन बनाऊंगा पूरा सारा, समझिएगा, सिनारियो समझाऊंगा। करंट ईयर में तुम्हारे क्या थे? लॉसेस। और इधर से रिजर्व में से, पुराने रिजर्व में से निकाल कर तुम क्या बांटने जा रहे हो? डिविडेंड। क्या मैं बांटने दूंगा? क्या होगा सर? Previous year. जो पैसा आप सोच रहे हैं ना रिजर्व में से निकालने के लिए, सबसे पहले उसमें से करंट ईयर के जो तेरे लॉसेस हैं वो क्या करिए? माइनस करिए, जो बचा वो लीजिए। वर्ड पढ़िए, द अमाउंट सो ड्रॉन, यस प्लीज, The amounts so drawn from reserves shall first be utilized to set off the losses incurred in financial year फॉर विच द डिविडेंड इज, वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिक्लेयर। लेट मी टेक एन एग्जांपल, यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं सर, अपना करंट ईयर कौन सा गोइंग है जी? 2024-25। मान लीजिए 24-25 का तो मुझे क्या पड़ गया? लॉस पड़ गया। मैं तो नॉर्मली मान लीजिए, चलो इसको अपना 24-25 तो आपका नेक्स्ट ईयर हो गया ना, अभी तो ये गोइंग ऑन है। सर आपका फाइनेंशियल ईयर जिसके बारे में आप डिविडेंड देना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज 23-24। क्योंकि तुम्हें कैसे पता लगेगा भी करंट ईयर में लॉस है नहीं, जब ईयर क्लोज होगा। सर फाइनेंशियल ईयर 23-24 आपका क्या हो गया? क्लोज। तुमने देखा जी करंट ईयर में तो क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है, बट हमें तो डिविडेंड बांटना जरूरी है। अच्छा, क्या डिविडेंड बांटना एक अच्छी चीज है? क्या ये कंपल्सरली बांटना चाहिए? वैसे भी situation. क्या ये बांटना चाहिए फिर भी डिविडेंड? Yes. क्यों? Shareholders. शेयर होल्डर्स में एक हाइप क्रिएट करने के लिए, अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट सही बनाए रखने के लिए, सर अगर लोगों को खिलाते पिलाते रहोगे तो ही ये अपनी कैपिटल आपको देंगे। मेरा कब मर्जी अपनी कैपिटल बेच के कहीं और निकल जाएगा। एंड इन्हीं के सहारे तो क्या चल रही है? कंपनी चल रही है। एंड अल्टीमेटली इसीलिए इसीलिए मैं कहा जी, बट मैं कैसे डिविडेंड बांटूं? मेरा तो 2023-24 में क्या है? लॉस। कहते फिर क्या हो गया? हमने कब कहा था कि करंट ईयर के प्रॉफिट्स ही अपने आप में डिविडेंड के लायक होते हैं? इसके पुराने यहां भी तो तेरे पास क्या पड़े होंगे? रिजर्व्स पड़े होंगे, इन रिजर्व में से बांट दे। कहते बट सर एक पॉइंट भी तो था,
कि अगर पर्टिकुलरली करंट ईयर के मैं इसको वर्ड बोल रहा हूं करंट ईयर के प्रॉफिट्स अगर क्या है इनएडिक्वेट, या करंट ईयर में है ही क्या लॉसेस, तो इन दैट केस आप डिविडेंड बांट तो सकते हैं, बट वो डिविडेंड का सोर्स क्या होगा, रिजर्व्स। और रिजर्व में से जब भी विड्रॉल करेंगे तुम्हारी ट्रिप्लीकेट कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्टिव, जिनमें से नंबर वन कंडीशन क्या है, रेट, कि पिछले 3 साल की एवरेज रेट का एक्सीडिंग मैं रेट आज नहीं दे सकता। मैंने 3 साल की एवरेज निकाली, 3 साल की एवरेज आई 12%, और मैं बांटने को फिर रहा हूं 15%, नहीं मैक्सिमम कितना दे पाएंगे, 12%। और दूसरा, जो भी अमाउंट आप अपने रिजर्व में से निकालेंगे, जो भी अमाउंट आप अपने रिजर्व में से निकालने की सोच रहे हैं, सर दैट मस्ट बी मैक्सिमम कितनी होगी, एग्रीगेट ऑफ किसका, पेड अप शेयर कैपिटल। अब पेड अप शेयर कैपिटल मेरी कितनी थी सर, 1 करोड़, फ्री रिजर्व कितने थे, 50 लाख, टोटल अमाउंट कितनी हुई, 1.5 करोड़ का मैक्सिमम 10% कितना हुआ जी, 15 लाख रुपए मैं निकाल सकता हूं। बट जैसे ही 15 लाख मैं बाहर निकालूंगा, उस 15 लाख में से पहले किसको सेट ऑफ करना पड़ेगा, करंट ईयर का लॉस कितना था जी, 8 लाख रुपए। कितना लॉस था, 8 लाख रुपए। अब सर मेरे पास तो अमाउंट बची कितनी, 15 में से 8 तो ये खा गया, मेरे पास बचा ही कितना, मतलब एक्चुअली रिजर्व में से, दोबारा एक्चुअली रिजर्व में से डिविडेंड के नाम से कितना पैसा बाहर आएगा, 15 या 7, 7, क्योंकि जो एक्चुअली बांटने के लिए रेडी होगा। सर जी 15 जैसे बाहर लेकर आया, 15 में से 8 लाख तो कौन खा गया, करंट ईयर के लॉसेस, उसको नहीं सेट ऑफ करना था। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तुम कहते हो जी सर यहाँ पे एलिजिबिलिटी 15 आई थी, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन इसी पे बेस्ड है। वो क्या कहते हैं जी, रिजर्व में से बैलेंस कितना बचा, 50 लाख पहले था, 15 आपने निकाल लिया, 15 थोड़ी निकाला, डिविडेंड के नाम से कितना निकाला, क्योंकि 15 जैसे ही मैंने बोला, 15 में से 8 तो मुझे क्या करने पड़ जाएंगे, सेट ऑफ। अच्छा एक बात बता, ये डिविडेंड का सीन ना होता, ये डिविडेंड का सीन ना होता, ये 8 लाख रुपए से कहां से एडजस्ट करते, रिजर्व एंड सरप्लस में से। ये वैसे भी तो 8 लाख रुपए जो पड़ा लॉस है, तुम कहां से एडजस्ट करते, रिजर्व एंड सरप्लस से। तो सर मेरे नाम पे बिल क्यों फाड़ रहे हो, मैंने 15 थोड़ी निकाला, 15 लाख रुपए आई थी मैक्सिमम लिमिट, बट उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि जब भी तुम पर्टिकुलरली कुछ पैसा बाहर निकालने की बात करोगे, उसमें से पहले करंट ईयर के लॉसेस आपको क्या करने पड़ेंगे, सेट ऑफ करने पड़ेंगे। क्लियर। सो बेसिकली द अमाउंट सो ड्रॉन, दोबारा पढ़िए, द अमाउंट सो ड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व्स, हाँ जी, shall first be utilized to set off the losses incurred in पहले सर अपने करंट ईयर के लॉसेस क्या करो, फाइनेंशियल ईयर के लॉसेस क्या करो, सेट ऑफ करो, बाद में जिस मर्जी को बांटना, हमें नहीं पता, पर पहले करंट ईयर के लॉसेस क्या करिए, सेट ऑफ करिए। अगर ये सेट ऑफ नहीं हो रहे, मैं तो डिविडेंड आपको बांटने नहीं दूंगा। और वैसे भी लॉसेस तुम्हारे हैं और तुम आगे लोगों को डिविडेंड बांट रहे हो, ये कहां की अच्छी बात। सो इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं बाय द लॉ कि आप गलत काम ना करिए, यूज कर, कंप्लायंस कर। मैंने कब मना करा कि रिजर्व को हाथ मत लगा, लगा, बट अल्टीमेटली कंप्लायंस कर ले, इसके बाद जहां मर्जी जा, मेरे को मतलब क्या। और तीसरी कंडीशन, आइए तीसरी कंडीशन, ये 3 क्वेश्चन से आप प्रैक्टिकली करेंगे इसके बाद, यही 3 वर्ड्स, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, बच गई, जो अमाउंट बच गई। सर बैलेंस ऑफ रिजर्व्स निकालने के बाद अब मैं फिर वही पूछूं, निकाला कितना, 15 या 7, 7। सर जी 8 लाख को बीच में क्यों ले रहे हो, 8 लाख वैसे भी लॉस है, अगर मैं डिविडेंड का सीन ना भी करूं, 8 लाख रुपए कहां से एडजस्ट होते, रिजर्व एंड सरप्लस से होते, फिर क्या हो गया, कहते बट आपने मैक्सिमम, अरे वो मैक्सिमम लिमिट थी, और कहा गया था कि मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंग अगर वो मैक्सिमम विड्रॉल पॉसिबल था, पर उतना मिला थोड़ी है। मैं निकालने लगा 15 लाख, मैं निकालने सोच रहा था 15 लाख, माइनस क्या कर दिया, करंट ईयर का लॉस। अच्छा सीन चेंज, करंट ईयर में लॉस नहीं, करंट ईयर में लॉस नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट विच आई कैन विड्रॉ, 15, क्योंकि अगर करंट ईयर में लॉस होगा तभी माइनस करोगे। मैं तो कह रहा हूं करंट ईयर में तो उल्टा क्या थे, मान लीजिए इसको सीन चेंज करते हैं, यहां पे करंट ईयर में आपका क्या था, प्रॉफिट था, प्रॉफिट था जी आपके पास 5 लाख,
प्रॉफिट कितना था 5 लाख, एंड यू वांट टू डिक्लेयर डिविडेंड 10 लाख। आप डिविडेंड कितना देना चाहते हैं 10 लाख। नाउ व्हाट टर्म इज दिस कॉल्ड एज एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट। पर कम से कम प्रॉफिट तो था, कम से कम प्रॉफिट तो था, करंट ईयर में लॉस तो नहीं था। अच्छा सुन ध्यान से, मेरे पास 5 लाख तो पड़े, नाउ यू वांट टू डिक्लेयर 10 लाख। तेरे को सोर्स क्या दिख रहा होगा, पहली प्रायोरिटी 5, पहले तो ये पड़ा, सब कुछ देने के बाद सब कुछ माइनस, मतलब लास्ट ऑप्शन इक्विटी वालों का जो पैसा होता है, क्या ये वो है? हाँ हाँ सर, ये इक्विटी वालों के लिए पड़ा है 5 लाख। मतलब प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिया, टैक्स वालों को टैक्स दे दिया, लेंडर्स को इंटरेस्ट दे दिया, सब कुछ माइनस करने के बाद द लास्ट प्रॉफिट जो बचे हैं वो कितने हैं 5 लाख। अगर तुम देना कितना चाहते हो 10, 5 तो यहां से मिल जाएगा, फिर बाकी 5 कहां से लेके आएगा सर रिजर्व में से। पर रिजर्व्स को अगर हाथ लगाएगा तो रूल 3 के अकॉर्डिंग कंडीशंस क्या हो जाएंगी एक्टिव। अच्छा कंडीशन नंबर 1 क्या थी, रेट, चलो एवरेज ओवरेज निकाल लूंगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, अमाउंट टू बी ड्रॉन, मैक्सिमम अमाउंट आप कितनी निकलवा सकते हैं 1/10 ऑफ किसका, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस, अच्छा वेट वेट वेट, पेड अप शेयर कैपिटल, मैंने पेड अप इक्विटी नहीं कहा, वर्ड क्या बोला, पेड अप शेयर कैपिटल। तो दो तरह की होती है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। रेक्टिफाई कर रहा हूं कि इन चीजों का ध्यान रखना, अगले ही 5 मिनट में कंफ्यूज होते फिरोगे ना हो, इसीलिए रेक्टिफाई कर रहा हूं कि सर चीजों को ध्यान से पढ़िए। मैंने वर्ड यूज करा पेड अप कैपिटल, नॉट पेड अप इक्विटी कैपिटल। सर पेड अप शेयर कैपिटल में तो दोनों आती हैं, इक्विटी प्लस, बढ़िया चीज है, जितने ज्यादा ऐड होगा उतना एग्रीगेट भी तो ज्यादा बनेगा, उतनी एलिजिबिलिटी तो ज्यादा बनेगी। तो और दूसरा वर्ड क्या मैंने यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस वर्ड यूज करा, फ्री रिजर्व। एंड फ्री रिजर्व्स कौन से होते हैं, विच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड, या सिंपल मामला स्पेसिफिक रिजर्व नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व नहीं होना चाहिए सर। फ्री रिजर्व्स में, फ्री रिजर्व में टॉप नंबर पे कौन आता है, वन इज द जर्नल रिजर्व, और नेक्स्ट आगे अच्छा एक होता है वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वो भी आपका फ्री रिजर्व है, समझे ना। या सरप्लस में जितना पैसा बढ़ा है फ्री रिजर्व है। हाँ तेरे एक कैपिटल रिजर्व हुए, क्लियर, जितने भी पर्टिकुलरली कैपिटल रिजर्व्स हैं, कोई डीआरआर हैं, सीआरआर हैं, समझते हो, ये कोई भी ये पैसा कभी भी आप यूज नहीं करेंगे। अरे डीआरआर का मतलब क्या है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये पैसा रखा ही किसके लिए गया, डिबेंचर। सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सर ये तो पैसा कैपिटल रिडम्पशन के लिए, ये नहीं यूज करेंगे, दीज आर कॉल्ड एज स्पेसिफिक रिजर्व। यही चीजें बार बार, अब ये तो लॉ में एक लाइन लिख के चला गया, अब इसी एक लाइन को पढ़ाने के लिए नेक्स्ट आगे कितनी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, उसका कारण है क्योंकि सर इसमें एक्स्ट्रा वर्डिंग बहुत काम आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे वो यही चीजों से खेले, यही चीजों से आएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, कैपिटल रिजर्व, अब जिस बच्चे ने उसमें जाके ऐड कर दिया कैपिटल रिजर्व, तो स्पेसिफिक रिजर्व है, वो तो कैपिटल रिसीट से बनता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्री रिजर्व्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स में से जो डिविडेंड बांटा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री रिजर्व्स। क्लियर, सुनिएगा। अब यहां पे तीसरी कंडीशन पे आइए, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, जो बच गया, द बैलेंस रिजर्व जो बच गया, द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर सच ड्रॉल, आफ्टर सच ड्रॉल, केस नंबर 1, जब लॉस था, जब लॉस था, मैंने विड्रॉल कितना करा था 15 या 7, 7 डिविडेंड के नाम से। मैं दोबारा बोल रहा हूं किसके नाम से, डिविडेंड के नाम से जो बाहर आया, डिविडेंड के लिए जो एलिजिबल है ओनली दैट अमाउंट। अब जिस बच्चे ने यहां पे माइनस कर दिया 15, क्वेश्चन गलत, 15 थोड़ी करना है, मैं अगर 15 लाख बाहर निकाल भी सकता था, उसमें से 8 लाख तो एडजस्ट ही हो गया किसके अगेंस्ट, लॉस के अगेंस्ट, मेरे पास तो बचा ही कितना 7 लाख। तो यहां पे आप क्या कहेंगे, जितना भी टोटल रिजर्व माइनस 7 लाख। अच्छा केस नंबर 2, जब लॉस नहीं था, इनएडिक्वेट प्रॉफिट थे, बट प्रॉफिट तो थे, मैंने विड्रॉल कितना करा था 15, कितना करा था, मतलब एलिजिबिलिटी कितनी थी, टोटल टोटल एलिजिबिलिटी थी 15, उसमें से आप जितना भी यूज करेंगे, 5 तेरे पास पड़ा था, 5 आपने और करा होगा, तो सर -5। तो न्यूमेरिकली कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन चीजों के ऊपर आपके पास आएगा। सुनिए, शैल नॉट फॉल बिलो, व्हाट डू यू मीन बाय शैल नॉट फॉल बिलो, माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आपने निकाली होगी, वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे, जो भी अमाउंट आपने निकाली होगी, निकालने के बाद
रिजर्व्स का बैलेंस, रिजर्व्स का बैलेंस, अकेले रिजर्व्स का बैलेंस शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द किसका सर, पेड अप शेयर कैपिटल एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस। अब सर एक बात बताइए, मेरे ही केस में एग्जांपल तेरे सामने चली रही है, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी, 1 करोड़। 1 करोड़ का 15% कितना हुआ, 15 लाख। मतलब जो भी रिजर्व्स निकालोगे, निकालने के बाद कम से कम कितने होने चाहिए, 15 लाख, या 15 लाख से प्लस। चलेगा सर, वो अमाउंट हम आपको एलिजिबल करवा देंगे। अब सुन, तेरे केस में यहां पे अमाउंट रिजर्व्स की कितनी थी, में से निकलवाया ही कितना, 7, या दूसरे केस में कितना, 5, 43। बचना कितना चाहिए था, 15। ये तो कितना सर ऊपर है, निकालो निकालो, कोई दिक्कत नहीं सर, जितना मर्जी पैसा आप इसमें से ले सकते हैं। तीनों की तीनों कंडीशंस आपकी क्या है, पार। सो बेसिकली थर्ड कंडीशन इज कि वट एवर बी द अमाउंट जो आप लोग क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे फ्रॉम द रिजर्व्स, रिजर्व्स में से विड्रॉ करने के बाद द बैलेंस ऑफ रिजर्व मस्ट बी इक्वल टू, इन्होंने वर्ड बोला शैल नॉट फॉल बिलो, मैं वर्ड बोल रहा हूं मस्ट बी इक्वल टू, किसके बराबर, 15% ऑफ किसका, पेड अप शेयर कैपिटल। सर अगर ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती हैं, यस यू कैन यूज द अमाउंट, आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो अमाउंट यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी नॉन कंप्लायंस हुआ, हम आपको डिविडेंड बांटने नहीं देंगे। तो बेटर है, मैंने वर्ड बोला विच एवर इज लोअर, लोअर वर्ड यूज करने से क्या हुआ, जो तीनों का ही कंप्लायंस करेगी, अल्टीमेट वो अमाउंट अपनी रिजर्व में से क्या करिएगा, यूज करिएगा। अदरवाइज मैं आपको डिविडेंड में से अमाउंट यूटिलाइज करने नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल तेरे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 19, एंड चाहे अपना पेन पेंसिल वट जो भी है, हल्की हल्की वैल्यूज नोट कर लीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। सुनिएगा क्वेश्चन, पढ़िए जी। एबी लिमिटेड इज, हाँ जी, The public company having its registered हाँ, office in कोयम्बटूर, मतलब एक कंपनी है एबी लिमिटेड। एबी लिमिटेड की जो पब्लिक कंपनी है उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है जी, कोयम्बटूर में है। एंड द कंपनी हैज इंकर्ड, इंकर्ड क्या लिखा हुआ है, नेट लॉस, नेट लॉस वर्ड बोलते हैं करंट ईयर में क्या है, लॉस। और नेचुरली ये डिविडेंड वगैरह देने की बात कर रहे होंगे, सर ये डिविडेंड देने का सोर्स किसको मान रहे होंगे, रिजर्व्स। पर जैसे ही रिजर्व्स को हाथ लगाओगे, रूल 3 एक्टिव हो जाएगा। एंड रूल 3 में कंडीशंस क्या थी, तीन, तीन की तीन कंडीशन पार करवा दो, बांट लो, हमें क्या। पर ध्यान रखिएगा करंट ईयर में क्या है, लॉस, कितने का, वो भी सर 20 लाख, in the financial year 1920. The board of director wants to declare dividend for the year 1920. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या 19-20 जिस ईयर में इनका लॉस है, क्या ये डिविडेंड बांट सकते हैं, यस। द सोर्स क्या है, पास्ट प्रॉफिट्स, पिछले प्रॉफिट में से पैसा निकाल लो, बांट दो, क्या बड़ी बात है। मैंने तो लॉ में कहीं ऐसा नहीं पढ़ा कि करंट ईयर में अगर लॉस हो तो तुम डिविडेंड नहीं दे सकते, हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। आगे, द बैलेंसेस ऑफ द कंपनी एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस, लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस के अकॉर्डिंग टू जो इनके बैलेंसेस हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी पड़ी है जी, 100 लाख। सोचो थोड़ा सा, 100 लाख। और जर्नल रिजर्व्स कितने पड़े हैं, और डीआरआर कितना पड़ा है, व्हाट टू डू विद द डीआरआर, कुछ। सर ये स्पेसिफिक रिजर्व है, इसका हम कुछ भी नहीं करें। जिन बंदों ने इसको प्लस कर दिया, क्वेश्चन गलत। सर जी स्पेसिफिक रिजर्व है, कुछ भी नहीं करना तुम्हें। बेसिकली चाहिए क्या, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 पॉइंट कितनी है सर, 100। और जर्नल रिजर्व कितने पड़े हैं, 150। एग्रीगेट कितना बना, 250। 250 का 10% कितना हुआ, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट। बट रुक रुक, मैक्सिमम अमाउंट तो आई, बट करंट ईयर में क्या पड़ा है, लॉस। 25 में से 20 तो क्या निकलेगा, लॉस। तुम अमाउंट यूज ही कितनी कर पाओगे, अभी तो ऑरली है, सुन। द कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड, हाँ जी पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इन द प्रोसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल, पिछले 3 साल में कभी आपने डिविडेंड नहीं दिया। तो सर कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था कि अगर ईच ऑफ द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में अगर आपने कोई डिविडेंड नहीं दिया, तो कंडीशन नंबर 1 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो बची कौन, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। सुन, डिसाइड वेदर, यस प्लीज, हाँ जी,
AB Limited is allowed to declare dividend or not for the financial year 2019-20 by कहते पहले तो ये बताओ, कोई बेसिक क्वेश्चन, आप सीधा स्टेप इन कर लेंगे रूल 3 पे। पहले तो ये बता, क्या ये डिविडेंड दे सकते हैं? यस। क्यों सर? ह्यूज रिजर्व्स जो पड़े हैं जनरल रिजर्व, यहां से दे दो। हाँ बट सर अगर ये यहां से देंगे तो रूल 3 क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, वो कंडीशंस का कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा। सुनिए, नेक्स्ट इज इफ अलाउड, अगर है, खुद ही साइन दे रहा है, अगर है टू डिक्लेयर, यस प्लीज, देन स्टेट द पढ़िए। maximum amount of dividend that can be paid by AB Limited as per the section 123 of Companies Act. अब ये तेरे नवंबर 20 का ही क्वेश्चन है कि जो ये पीडीएफ में यूज करता हूँ, ये वाले आजकल कंपाइलर चल रहा है, क्लियर? इसमें पर्टिकुलरली वन शॉट एक ही जगह पे सारे क्वेश्चंस क्या है पास्ट ईयर के इकट्ठे, कि अलग से स्कैनर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट कोई भी क्वेश्चन। और ये मेरे डेली डेकोरम का पार्ट है कि जब भी आप लोग टॉपिक अपना क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, साथ के साथ फ्रॉम द मॉड्यूल या फ्रॉम द पीडीएफ क्वेश्चंस क्या करिए, सॉल्व करिए। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देखना अपने आप में खुद आपका कॉन्फिडेंस लॉ को लेकर कितना ज्यादा इंक्रीज होगा। और ये पूरे पास्ट ईयर, ये तेरे नवंबर 20 के जितने क्वेश्चंस करेंगे, हर चैप्टर की वैरायटी बहुत है, आरटीपीज, एमटीपीज, हर तरह का क्वेश्चन उन्होंने कवर किया हो। अब चलिए अपने क्वेश्चन पे हैं वापस। पहली बात, क्या ये डिविडेंड बांट सकते हैं आउट ऑफ रिजर्व्स? क्योंकि करंट ईयर में तो प्रॉफिट्स इनके पास है ही नहीं, उल्टा करंट ईयर का क्या है? लॉस। सर जैसे ही आप लोग अल्टीमेटली पुराने रिजर्व्स को हाथ लगाओगे तो रूल थ्री आपको क्या कहता है? 3 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, रेट। बट तुमने कहा जी पिछले 3 साल में हमने कभी डिविडेंड बांटा ही नहीं, तो कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल। कंडीशन नंबर 2 क्या थी सर? एग्रीगेट ऑफ किसका? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। एंड सर फ्री रिजर्व ही है ना जनरल रिजर्व, मैंने डीआरआर तो यूज ही नहीं करा। इसका एग्रीगेट का मैक्सिमम कितना, वो कितना आएगा? बट जैसे ही 25 लाख बाहर निकालोगे, 20 लाख रुपए उसमें से लॉस क्या करना पड़ेगा? सेट ऑफ। तेरे पास बचा ही कितना? मतलब मैं पूछूं, डिविडेंड के नाम से पैसा बाहर ही कितना आया? 5। एंड द बैलेंस आफ्टर विड्रॉल, कंडीशन नंबर 3, द बैलेंस आफ्टर विड्रॉल। व्हाट इज आफ्टर विड्रॉल? 5 लाख माइनस करने के बाद। जिन्होंने माइनस कर दिया 25, सर जी 25 थोड़ी बाहर आ रहा है, 25 में से 20 तो कौन खा गया? लॉस। डिविडेंड के नाम से एलिजिबल कौन था? 5 लाख। और तेरे पास पड़े कितने थे? 150 में से 5 आया बाहर, कितना बचा पड़ा? तो सर कैपिटल का 15% करियो, कितना होता है? ये तो है ही कितना, 145 लाख एलिजिबल। सर 5 लाख निकाल लो, नेक्स्ट आगे डिविडेंड जिसको बांट रहे हैं बांटो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट यू कैन डू, यू कैन डिक्लेयर एज डिविडेंड, बड़े आराम से आप लोग दे सकते हैं। पढ़िए सॉल्यूशन पढ़िए। इन द गिवन केस, हाँ जी, AB Limited has not made adequate profit during the current year ending on हाँ 31st March 2020. कि पहली बात सर इतना तो आपको पता लग चुका होगा कि करंट ईयर में थोड़ा क्वेश्चन बनाने की लैंग्वेज की, कि सर एज पर द क्वेश्चन आपको पता है कि करंट ईयर में कोई भी प्रॉफिट्स नहीं है, बट इट स्टिल वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड। देयरफॉर रूल 3 ऑफ द कंपनीज जो है वो क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द सेड रूल द रिक्वायर्ड कंडीशंस आर, कंडीशन नंबर 1 किस चीज को लेकर? रेट। बट रेट के केस में अगर पिछले 3 साल में आपने डिविडेंड दिया ही नहीं, हेंस कंडीशन नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल। नंबर 2, तुमने भी अमाउंट कितनी निकाली? 25 लाख। बट जैसे ही, अच्छा इसको ना कंडीशन नंबर 3 बोल देते हैं जो अपन माइनस करते हैं। 25 में से आपने 20 लाख तो पहले क्या करवाया? लॉस सेट ऑफ। तेरे पास अमाउंट अवेलेबल ही कितनी है? 5। एंड बैलेंस आफ्टर विड्रॉल, बैलेंस आफ्टर विड्रॉल कितना है जी? होगी प्रेजेंटेशन, लास्ट लाइन। हेंस बाय फॉलोइंग द अबव प्रोविजंस, हाँ जी, AB Limited is allowed to declare dividend for the financial year 2019. and the maximum amount of dividend that can be paid is basically 5। कि रिजर्व में से निकाल के बांट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब सेल्फ रिप्लाई दीजिएगा, अपने आप निकालिएगा। मेरे पास क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है जी 22। सोचिए अपने आप, मेरे साथ साथ चलिए, चलो ऑरली चलते हैं। अ कंपनी हैज accumulated फ्री रिजर्व्स, कितने पड़े हैं जी? वेरी क्लियर, फ्री रिजर्व्स। मैंने कोई ज्यादा टिपिकल लेंथ नहीं यूज करी, सीधा ही फ्री रिजर्व कितने पड़े हैं जी? 75 लाख, वो भी ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, मतलब इतने साल के पड़े। इट हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड ड्यूरिंग दीज ईयर्स। ड्यूरिंग दीज ईयर्स मतलब
पिछले 5 साल में आप इकट्ठा करते रहे बट आपने 5 साल में कभी डिविडेंड नहीं बांटा। बाय चांस अगर डिविडेंड देने की बारी आई और रिजर्व में से देने की बारी आई, फिर तो कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि पिछले 3 साल में तो डिविडेंड आपने कभी दिया ही। चलो मेरे को क्या, खुद लिखा हुआ था सेक्शन में कि कंडीशन 1 नहीं एप्लीकेबल होगी अगर ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा व्हाट इफ 2 साल में दिया हो, फिर भी नहीं होगी। अगर 2 साल में डिविडेंड दिया हो, लास्ट 2 साल से दे रहे, उससे बैक नहीं दिया हमने, नहीं एप्लीकेबल होगा। 2 साल का एवरेज नहीं एप्लीकेबल होगी कंडीशन। वहां पे ध्यान से वर्ड पर क्या लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपने नहीं दिया तो वो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं। अगर 3 साल नहीं दिया, मैं कह जी व्हाट इफ अगर 2 साल दिया, इन दैट केस यस, 0 + 0 + समथिंग डिवाइड बाय 3, 0 + समथिंग डिवाइड बाय 3। समझे ना पॉइंट? वहां पे लाइन चेक कर, वहां पे लाइन चेक कर, दोबारा जा वापस, क्या लिखा हुआ है सर, अगर लाइन दोबारा पढ़, however this condition shall not apply to a company, पढ़िए, however yes, This condition shall not apply to a company which has not declared any dividend in each of the अब समझ रहा है वो क्या लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द, हर साल, अगर हर साल नहीं दिया फिर कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। सर जी ये थोड़ी मतलब है कि अगर मान लो 3 साल में से 2 साल दिया फिर निकाल ले 2 साल की एवरेज। 2 साल की एवरेज भी कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय 2 नहीं निकालनी तो 3 की थी, 0 + हाउएवर इस पॉइंट को लेकर क्वेश्चन साइलेंट। कहीं कहीं तुम सर्च करोगे, कोई स्कैनर, कोई पास से पास्ट क्वेश्चन जहां मर्जी निकाल के देखना, मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दे, साइलेंट। कहीं कोई मॉड्यूल इसके बारे में बात नहीं कर रहा, कोई बुक इसके बारे में बात नहीं कर रही, ये डिस्प्यूटेबल पॉइंट। हमें तो पता ना लूप होल्स कहां पे, बट वो लूप होल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं कि फिर तो अगर आपने सर 3 साल की एवरेज कही है, मैं तो डिवाइड बाय 3 कहूंगा, क्योंकि 0 भी अपने आप में रेट है, 0 + समथिंग डिवाइड बाय 3, जो भी रेट आएगा अकॉर्डिंगली मैक्सिमम रेट लास्ट ईयर तो डिवाइड बाय 3। वही चीज कह रहा हूं ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है सर्च पॉइंट। मुझे दूंगा होमवर्क, काम करने को दूंगा पर्टिकुलरली, कि जहां जहां मुझे लगा कि इस चीज के बारे में ढूंढो, सर्च करो, यही चीजें आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का क्या बनती हैं, पार्ट बनती। मुझे तो पता है कि बैकएंड पे उसको क्या करना है क्या नहीं, बट आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। हर चीज इतनी डिटेल में 1 to 1 मैंने डिस्कस कर ली, ये तो मैंने आपको करवा दिया, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपने क्या नई चीज फाइंड आउट करी, ये कंट्रीब्यूशन जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ स्टडी। कि जब पढ़ने लगे इन चीजों पे थोड़ा क्या करिए, वर्कआउट करिए, सर अगर ऐसा हुआ, अगर ये सीन हुआ, मैंने क्वेश्चन देखा वहां पे ऐसा था, सर्च इट, ढूंढो एंड उनके बारे में डिस्कस करो एंड फाइनली क्रक्स नोट करो कि दिस इज, अगर ऐसा होगा तो ये करेंगे। अब सुन, क्वेश्चन में आ, यहां पे पॉइंट क्या गिवन है, कंपनी के पास 75 लाख के एक्यूमुलेटेड फ्री रिजर्व्स, जो कि पिछले साल में कभी भी डिविडेंड इन्होंने नहीं बांटा। आगे, नाउ द कंपनी प्रपोजेस टू अप्रोप्रिएट अ पार्ट ऑफ दिस अमाउंट, कंपनी चाहती है कि बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर द करंट ईयर इन विच इट हैज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ, कितना सर, बट कम से कम करंट ईयर में कमाया तो है, कमाया तो है। कहते फिर क्या है, फिर रिजर्व्स की बात क्यों कर रहे हो, ये पक्का डिविडेंड ज्यादा देने की बात कर रहे होंगे, प्रॉफिट इनके पास क्या होगा, कम। प्रॉफिट कितना पड़ा है, 12। अगली लाइन पढ़ियो, द बोर्ड प्रपोजेस अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ रिविस, क्या तेरे पास 30 लाख रुपए हैं, क्या 30 लाख है तेरे पास, नहीं, बट 30 लाख तुमने अगर, अच्छा तुमने नेक्स्ट आगे क्या कर दिया, प्रपोज, तो फिर ये पैसा लाओगे कहां से, कहते पुराने रिजर्व्स पड़े तो हैं, कोई बात नहीं, 30 में से 12 तो पड़ा ही है, कितना चाहिए, 18, वो कंडीशंस वगैरह चेक करके देख लेंगे, अगर अलाउ करते हैं तो ले लेंगे। और ये जो 30 लाख है, ये जो 30 लाख है, ये 30% है किसका, तो पेड अप कैपिटल कितनी होएगी, 1 करोड़, क्योंकि 30 लाख अपने आप में कितना परसेंट है, 30%, तो 30 लाख डिवाइड बाय 30%, ग्रॉसअप करके अमाउंट कितनी आई, 1 करोड़, कि हाँ सर कैपिटल 1 करोड़ होगी, 1 करोड़ का 30% ये डिविडेंड बांटने की बात कर। नाउ एग्जामिन एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, निकालना सर अपने लेवल पे। सबसे पहली कंडीशन क्या, कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल होगी, नहीं, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या थी, अमाउंट टू बी ड्रॉन, मैक्सिमम कितना पैसा निकाल सकते हैं, दैट इज एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का मैक्सिमम मैक्सिमम 10%। सर पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी, 1 करोड़, ये समझ आया, 1 करोड़ समझ आया, 1 करोड़।
सर 30% था 30 लाख रुपए, तो ग्रॉस अप करके कैपिटल कितनी आई? 1 करोड़। 1 करोड़ प्लस 75 लाख रिजर्व्स, टोटल कितना हुआ? 175 लाख का मैक्सिमम कितना? 10%, दैट इज 17 पॉइंट। अच्छा, क्या करंट ईयर का कोई लॉस है? प्रॉफिट इनएडिक्वेट थी, लॉस थोड़ी था। लॉस होता तो क्या करते? माइनस। मतलब सेकंड कंडीशन की ओर से हरी झंडी कितनी है? 17.5 निकाल लो। डन, कि ये तो निकाल लो, बट दूसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन क्या थी? बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर विड्रॉल, आफ्टर विड्रॉल। सर पहली बात तो मेरे पास रिजर्व्स थे कितने? 75। अब बताओ 75 में से माइनस कितना? क्योंकि अच्छा दूसरी बात एक और है, तुम्हें चाहिए ज्यादा, यहां लिमिट कम आ रही है, तो फिर यही निकालोगे। अच्छा व्हाट इफ 25 लाख डिविडेंड देना होता? मैं मैंने डिविडेंड 25 लाख अगर देना होता, 12 तो पड़ा है मेरे पास, मेरे को चाहिए कितना? 13। सारा थोड़ी निकालोगे, फिर 13 ही निकालोगे। समझे ना? दैट इज द पॉइंट, रेक्टिफाई कर रहा हूं। ये किसी आपको नॉर्मल इतने छोटे से पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चंस में मिलेगा। तभी कह रहा हूं जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी। लॉ तो अपनी इंग्लिश की वर्डिंग लिख के चला गया, ये सारी सिचुएशनें बाद में देखने को मिलती है। सर व्हाट इफ अगर ऐसा हो, व्हाट इफ अगर ऐसा हो, ये चीजें। अब सुन ध्यान से, यहां पे 75 में से चाहिए वैसे मुझे कितना? 18, पर सेकंड कंडीशन ने मना कर दिया। सेकंड कंडीशन कहती मैक्सिमम कितना दूंगा? अगर 17.5 बाहर निकाल भी ले तो पीछे कितना बचा? करिए माइनस 50, 57.5, ये रिजर्व बचेंगे। ये रिजर्व्स का क्या बचेगा? बैलेंस। क्या ये, क्या ये 57.5 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल के बराबर या उससे ऊपर है? डन सर, 17.5 निकाल, नीचे पढ़िए सॉल्यूशन। सर चेक करिए जी, कंडीशन नंबर 1 ये तो एप्लीकेबल ही नहीं होगी। कंडीशन नंबर 2 मैक्सिमम कितना निकाल पाओगे? एंड थर्ड कंडीशन के मुताबिक आपका बैलेंस कितना बचता है? 57 पॉइंट, विच इज ऑलरेडी ऑलरेडी 15% से तो कहीं ऊपर है। Hence, yes please पढ़िए, hence the proposal of the company, yes please, For payment of dividend of rupees 30 lakh, that is 30% on the paid up capital in the current year. सर 30 लाख तो नहीं दे पाओगे, ये आपका डिसीजन गलत है। 30 तो नहीं, 17.5 यहां से ले लो, 12 आपके पास पड़ा, 29.5 की अगर बात करते, क्योंकि तुमने तो प्रपोजल डाल दिया ना, तुमने तो प्रपोजल डाल दिया। मैं तो सिंपल कहूंगा सर ये प्रपोजल आपका क्या जी? इनवैलिड है, क्योंकि मैक्सिमम, मैक्सिमम अ कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स, दैट इज 17.5, और बाकी 12 लाख तेरे पास पड़ा है। अगर 17.5 प्लस 12 टोटल 29.5 देने की बात करो, अभी के भी वैलिड है, अभी के भी निकाल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे अकॉर्डिंग एलिजिबल है। दैट इज द केस, इस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पास आएगा। अब ये भी जो क्वेश्चन आपका गिवन है सर, ये भी आपका नवंबर 22 का ही क्वेश्चन है, कितने नंबर का? और क्या चाहिए? दूसरे लेक्चर में ही आगे इंटर के क्वेश्चन सोल्व करने शुरू कर दिए। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग कि सर जो चीज जहां पे पढ़ाई जा रही है ना, इमीडिएटली पैकअप खत्म करो, क्यों छोड़ना? कम से कम तुम्हें भी रिलायबिलिटी है कि हाँ सर जो अभी कॉन्सेप्ट 15 मिनट पहले सुना, अभी के अभी उसके 2 क्वेश्चन तेरे सामने पड़े, न्यूमेरिकली सॉल्व भी हो गए। हालांकि मैंने प्रीवियस बैच वालों को नहीं करवाए थे, वो मैंने बाद में करवाए थे, आपको डे 1 से करवा रहा हूं, हर बैच में नया। हमारी खुद की वर्डिंग, खुद की रिकॉर्डिंग हर बैच की सुन लो, मेरे पास एट प्रेजेंट 4 बैच की पड़ी है, चारों में लेक्चर लग मिलेगा, चारों में लेक्चर लग मिलेगा, क्योंकि हम कौन सा सोच के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बैठे हैं जो वाइब्स चल रही हैं गेट प्रेजेंट, ये बात ये बात ये आपको पता होना चाहिए, हर चीज नहीं मिले, हर चीज फ्रेशली रिकॉर्ड होगी एंड आपके पास आपकी अटेम्प्ट तक वो अवेलेबल रहेगी। दैट इज द केस। अब लाइक इतना कर ही रहे हैं, एक छोटा सा काम और करते हैं। मेरा मॉड्यूल का क्वेश्चन है जी, एक मॉड्यूल का, ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है, ये टॉपिक आपको अकाउंट्स में भी मिलेगा, मैंने लास्ट यहां भी देखा था, तो वो भी क्वेश्चन अब खत्म कर ही दीजिए। एग्जाम्पल नंबर, जस्ट अ मिनट, ये राजी, हाँ जी, लो जी, क्वेश्चन पे आइए सर। इसमें लिटिल बिट थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, ये आपके अकाउंट्स का ही क्वेश्चन है,
जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी आप लोग पढ़ेंगे, हमारी बुक में क्वेश्चन नहीं थे तभी तो इधर उधर ढूंढने पड़ते हैं, और जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तभी तो वो रियलिटी चेक आते हैं अल्टीमेटली कि इस तरह से करना है। सुन, पहला ही वर्ड पढ़ियो, क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू, बिना कहे इनएडिक्वेसी, पर कम से कम सर प्रॉफिट तो है। मैं ये बार बार क्यों वर्ड बोल रहा हूं? अगर एब्सेंस होते तो क्या फर्क पड़ जाता? फिर जब वो मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉल वाली आती है उसमें से लॉस पहले क्या करने पड़ते? सेट ऑफ करने पड़ते। क्लियर? सुनिए, ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, हाँ जी, During the year ended 31st March 2000, जो भी 22, यस हाँ जी, XYZ Limited proposes to declare 10% dividend. तो ये चाहते हैं कि जर्नल रिजर्व में से अपन 10% प्रॉफिट क्या करें? डिक्लेयर करें। बट सर मैं बिल्कुल भी अल्टीमेटली डाउन नहीं हूं, कुछ प्रॉफिट तो मेरे पास भी होंगे। मतलब टोटल ये 10% चाहते हैं कि टोटल 10% ऑफ द कैपिटल हम क्या बांटे? डिविडेंड बांटे। आगे, आउट ऑफ द, कहां से? जनरल रिजर्व, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम दी, कहां से? जनरल रिजर्व अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल्स 2014। सबसे पहले जो तुमने पीछे क्वेश्चन अभी तक करे, जो दो न्यूमेरिकल, उसमें सिर्फ था ही कौन? इक्विटी कैपिटल। अब यहां पे देख, नया पॉइंट आ गया, बीच में कौन आ गया? और आपने वर्ड क्या पढ़ा था? एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, नॉट पेड अप इक्विटी कैपिटल। तो यहां वर्ड क्या बोलेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल मींस। समझे पॉइंट? आगे सर अब और थोड़ा खेल लेगा, ये क्वेश्चन उल्टा बड़ी है, स्टैंडर्ड का है। क्या आपके पास एक क्या पढ़े? रिजर्व्स भी देख, एक पढ़े क्या? जनरल रिजर्व। दूसरा क्या पढ़े? कैपिटल। तीसरा क्या पढ़े? और तुझे साफ पता है, ना तो पर्टिकुलरली रिवैल्यूएशन रिजर्व, ना पर्टिकुलरली कैपिटल रिजर्व, तेरे पास अवेलेबल ही क्या है? विच आर कॉल्ड एज फ्री रिजर्व, विच आर कॉल्ड एज फ्री रिजर्व। एंड आफ्टर दैट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना पड़ा जी? बिल्कुल भी खाली नहीं, 3 लाख रुपए तो पड़े। बट सर वेट 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 वेट, क्या 3 लाख रुपए इक्विटी वालों के लिए पड़े? क्या 3 लाख रुपए इज मेंट फॉर इक्विटी वालों के लिए? जाओ ले जाओ। प्रेफरेंस भी तो पड़ी है, और प्रेफरेंस के ऊपर रेट कितना पड़ा है? 9%, वो भी तो डिविडेंड देना पड़ेगा। तो सर जी 17.5 का करो, 17,50,000 का 9% कर, 17,50,000 का 9%, 1 लाख। इस 3 लाख रुपए में से 1,57,500 तो कौन ले गए? इक्विटी वालों के लिए बचा ही कितना? 1,42,500। एंड नाउ आप डिविडेंड कितना बांटना चाहते थे? 10%। रिक्वायर्ड भी तो ढूंढो कि रिजर्व में से चाहिए कितना। मैं कहा जी मैंने टोटल डिविडेंड बांटना है इक्विटी वालों को 10%। नेचुरली इक्विटी की बात चलेगी, प्रेफरेंस वाले 9% ले तो गए। अभी किसकी बात कर रहा हूं? 10%, इक्विटी की। इक्विटी कैपिटल कितनी है? 80 लाख। इक्विटी कैपिटल कितनी है? 80 लाख। 80 लाख का 10%, तुझे 8 लाख रुपए चाहिए। क्या 8 के 8 लाख रुपए रिजर्व में से लेंगे? देन कुछ तो पढ़ा भी है सर जी। 8 लाख में से एक तो ये प्रॉफिट काम आ जाएंगे, 1,42,500। मुझे रिजर्व में से कितनी अमाउंट चाहिए? 6,57,000। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी उम्मीद है। मैं जो सोच रहा हूं कि अगर इतने मिल जाएं, मैं 8 लाख रुपए का डिविडेंड बांट दूंगा। बट सर जब आप रिजर्व्स में हाथ लगाओगे तो कौन एक्टिव हो जाएगा? रूल 3। एंड रूल 3 की कंडीशंस वही 3, जिनमें से आप सुन ले, कंडीशन नंबर 1 तो यही पड़ी। कहते जी पिछले 3 साल की जो डिविडेंड आपने बांटी है उसका एवरेज रेट कितना आ रहा है? तुम तो बांट ही कितना रहे हो? लीजिए, डन। पहली कंडीशन पार। पर तुम तो बांट ही कितना रहे हो? 10%। और कि दे कितना सकते हो? जबकि 11 देते, 12 भी देते चलेगा, पर 12 से प्लस नहीं चलेगा। मान लो किसी क्वेश्चन में कहते जी 15%, ना जी ना। पिछले 3 साल की एवरेज ही कितनी आ रही है? 12। 12 से एक्सीड नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम कितना दे पाओगे? 10%, सॉरी 12%। आप तो दे ही कितना रहे हैं? 10%। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, सुन। कंडीशन नंबर 2, आप आंसर नहीं चेक कर रहे। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, एग्रीगेट ऑफ, एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। क्या यहां तक करो प्लस? यहां तक किसका कितना आ रहा है? 1,22,00,000।
1,22,50,000। इसका मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो, जो कि बना 12 लाख। कैसे ही चल रहा भाई, लास्ट राधिका, डन। चले आगे, 12,25,000 यही है। अच्छा, क्या प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट थे या एब्सेंस थे? Inadequate. तो कोई लॉस भी माइनस करने वाला पॉइंट नहीं, करंट ईयर में अच्छे खासे कमा तो रहे थे, तो 12,25 आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। नहीं तो मैक्सिमम क्या होता, नहीं तो क्या होता, अगर कोई करंट ईयर का लॉस होता तो इस 12,25 में से क्या कर देता, माइनस कर देता, बट वो है ही नहीं मेरे पास, तो वर्ड ही क्या लिखा हुआ है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। क्लियर। देन आफ्टर दैट जो वर्ड आपने यूज करा, तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन क्या थी, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स कितने थे, रिजर्व्स कितने थे, 25 लाख। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिजर्व्स कितने थे, 25 लाख में से बाहर कितना निकालना, 657। सारा मत बोल देना, 12,25 तुझे चाहिए क्या, 12,25 इज द मैक्सिमम, 12,25 द मैक्सिमम। मेरे को तो चाहिए कितना, 6,57,500 चाहिए सर जी। सही बताऊं, 8 लाख रुपए बांटने, 1,42,500 मेरे पास पड़े, मेरे को तो रिजर्व में से पैसे ही कितने चाहिए, 6,57,500, जो कि सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी मैक्सिमम कितनी बन रही है, 12,25। मैंने 12,25 नहीं लेना, मेरे को तो चाहिए ही कितना, 6,57। तो सर जी 25 लाख में से 6,57,500 माइनस कर, कितना, 18,42,000। दिस इज बैलेंस आफ्टर रिजर्व्स। अब ये पॉइंट कईयों को समझ नहीं आया हो, पहले तो दोबारा अपने आप को रिकंसाइल करिए इसी पॉइंट को लेकर। क्या तुझे अगर कंडीशन नंबर 2 ने कहा कि 12,25 निकाल ले, 12,25 निकालेगा, तेरे को चाहिए कितना, 657,500। मेरा पर्पज सॉल्व हो रहा है, मैं तो उल्टा कह रहा हूं, और बांटना है बांट ले, एलिजिबिलिटी है। पर नहीं सर, मैं 10% कह चुका, 10% के मुताबिक 1,42,500 मेरे पास पड़े हैं मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट में से, तो रिजर्व में से पैसा चाहिए ही कितना, 6,57,500। अगर आप दे दें तो बहुत कृपा होगी, कहते ले ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट तीसरी कंडीशन अभी पेंडिंग है। तीसरी कंडीशन क्या थी, जो तुम्हारी पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी, 97,50,000, उसके 15% के बराबर अगर रिजर्व्स आज भी हैं, जो तूने मांगा ले जा। क्या, 97,50,000 का 15% कितना होता है जी, 14,62,000। लो सर, इतना होना चाहिए, मेरे पास तो पड़ा ही कितने, 18,42,500। यस सर, एलिजिबल, निकाल लो, 6,57,500 अपना निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो डिविडेंड बांट रहे हैं बांट दो, दैट इज वैलिड। अब नीचे आंसर चेक कर, कंडीशन नंबर 3 डन सर, हो गए 3 क्वेश्चंस। सो नॉट ओनली पर्टिकुलर कि यहाँ पे जो कंपनी लो आप लोग पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे सर आपको सिर्फ थ्रेटिकल बेस मिलेगा, थ्रेटिकल नहीं, न्यूमेरिकल बेस पे भी चला जा सकता है। लाइक जब बोनस का क्वेश्चन आएगा, राइट्स का क्वेश्चन आएगा, कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में प्रोविजन सारी यही चलेंगी। न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन आएगा, तेरे सामने आप कहें जी आज लॉ का पेपर नहीं था, ये तो अकाउंट्स का पूछ रहे हैं, लॉ में भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील। पर तुम्हारे लिए पॉइंट ये है कि साथ साथ जहां जहां रिक्वायर्ड हो गए, तो अभी अपनी इंट्रो काइंड ऑफ चल रही है, तुम्हारे लिए इंट्रो होंगी, बट हमारे लिए तो ये डे 1 से क्या चल रहा है, सिलेबस ही गोइंग ऑन है। मैं तो जना आज अपना कंटेंट फिक्स करके आया था कि पर्टिकुलरली सर ये 3 क्वेश्चंस और ये 3 कंडीशंस के साथ आपका पैकअप होना चाहिए। अपना टारगेट पूरा जी, 3 के 3 क्वेश्चंस अपने क्या है, कंप्लीट है। ऐसे ही वन बाय वन जो जो, देखो जहां स्पीड स्लो चाहिए ना, ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। मेरे केस में तो सोचने की जरूरत नहीं है, साहिल सर को स्लो करना पड़े तो अलग बात है, मेरे केस में तो ऑटोमेटिकली क्या चलेगी, स्लो चलेगी। क्यों, प्रोविजन ही असली, 1 to 1 मेरा थोड़ा सा तेज तेज चलना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट साफ होना। क्यों, वर्ड्स ऐसे हैं, उसको रिलेट करना पड़ेगा, उसके क्वेश्चन डिस्कस करने पड़ेंगे, जब तक इन चीजों पे डिस्कशन नहीं होगी। हाँ, कुछ डेकोरम लास्ट 2-3 बैचेस से हमने चेंज करे हैं, लाइक कोई भी टॉपिक जब कंप्लीट होता है, द लास्ट लेक्चर इज फ्रॉम द आईसीआई मॉड्यूल, द लास्ट लेक्चर, बिकॉज आईसीआई इज आईसीआई। जो चीज कहीं किसी बुक में नॉर्मली नहीं लिखी होती, वो कहाँ होती है, आईसीआई
मैथ में। वो लास्ट लेक्चर मेरा जरूर आपके साथ होता है। कई बार तो मैं क्वेश्चंस यहीं बैठकर सॉल्व करवाता हूँ, या आप क्वेश्चंस करते हैं, मैं उसके एक्स्ट्रा वर्ड्स देख रहा होता हूँ नोटिंग में, कुछ अलग से लिखना पड़े। एंड जो बुक मैं आप लोगों को दूंगा उसमें एक लीफलेट में एक्स्ट्रा लगवाऊंगा, पेज एक्स्ट्रा लगवाऊंगा, ताकि जो भी चीज आपने कहीं भी पढ़ी, तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस होनी चाहिए अपने नोट्स बनाने के लिए। हर चैप्टर के बाद एक एक लीफलेट मैं एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन करवा दूंगा, जैसे लास्ट बैच में दी। वो बड़ी यूजफुल है। कोई भी मान लो ये पीडीएफ के क्वेश्चन, मॉड्यूल के क्वेश्चन जहां भी सॉल्व करे, उसका नंबर नोट करके वहीं लिख दिया कि पेपर से पहले ये 4 क्वेश्चन थे। ये तो नहीं सारा स्क्रॉल करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन देखा था, कब देखा था, कौन से जमाने में। वो नहीं, तेरे सामने लिखा हुआ है पेज नंबर दिस, मॉड्यूल की रेफरेंस है ना, अकाउंट्स का मॉड्यूल में इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन। सर्च टाइम कम करो। जितना सर्च टाइम कम होगा, ऑटोमेटिकली आपकी आउटपुट क्या निकलेगी, अच्छी मिलेगी। अब जब आधा टाइम तो अपन ने उसको ढूंढने पे निकाल दिया कि कहां पे वो चीज पड़ी थी, वो नहीं सर, चीज स्पेसिफिक कि नोट्स कैसे बनाने, या ये चीज के लिए। और कोई एक्स्ट्रा कॉपी लॉ की कुछ नहीं लगानी, ना फाउंडेशन में लगाई ना आप लगाएंगे, नहीं लगानी, कुछ नहीं करना सर। जो है इसी बुक पे करो, इसी कंटेंट पे करना है, जो लिखना है इस पे लिखो। एंड सफिशिएंट लिखो, जो आपको कल को आपके कॉन्सेप्ट में रिलेट करने में क्या करे, हेल्प आउट करे। बहुत ज्यादा भी मत लिखना। उल्टा सर वो चीज कई बार ड्रॉबैक का भी काम आती है, मतलब इतना ज्यादा कंटेंट लिख रहे हैं, बुक का कम, अपना लिखा हुआ ज्यादा दिख रहा है, पब्लिशर से ज्यादा ऊपर हो गए। ठीक है ना, वो चीज भी नहीं चाहिए। समटाइम छोटी छोटी बातें भी, इतना नहीं है जो रिक्वायर्ड। अब मेच्योरिटी लेवल आपका भी इंक्रीज हो चुका है सर, फाउंडेशन एक अलग चीज थी। इंटर लेवल पे प्रोसीजरल वर्क थोड़ा ज्यादा है, वहां पे तो डिसीजन मेकिंग बहुत ही, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग थोड़ी कम, प्रोसीजरल वर्क ज्यादा है कि कंपनी ने बताओ जी कंप्लायंस करा या नहीं करा, सेक्शन के अकॉर्डिंग टू, बस बात ये। जहां रिक्वायर्ड है साइड पे मेंशन, वहीं पे अपना नोट लिख दे। और जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पर्टिकुलरली पास्ट ईयर के आरटीपीज एमटीपीज जितने भी सॉल्व करेंगे मेरे साथ ही करेंगे। हाँ, कुछ आपका होमवर्क पार्ट भी होगा। क्लियरली बता दूंगी, मैं एक एक क्वेश्चन यहां सॉल्व करूंगा, नो। वो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपकी सेल्फ स्टडी है। मैंने ही अगर स्पून फीडिंग करनी है तो काम नहीं करता, फिर तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल जीरो आपकी स्टडी में। मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज खुद पढ़ो, खुद जज करो। इन दिस रूम पर्टिकुलरली अगर यही क्वेश्चन मैं सेल्फ अलग अलग बिठाकर आपको सॉल्व करने को दे दूं, कोई पर्सन क्वेश्चन कैसे पढ़ेगा, कोई पर्सन कैसे पढ़ेगा, सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है। दैट इज वाई, हाँ कुछ मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट ऑन पार्ट कुछ आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे। डिस्कशंस के लिए, डाउट्स के लिए एनी टाइम, वो तो आते जाते आप जब मर्जी डाउट्स लो, उसमें तो चिंता ही ना करो। उसके तो छोड़ दो पॉइंट, करो तो सही। हम तो बैठे, हम तो ईगरली वेटिंग है कि कोई दिक्कत नहीं है, तू पूछ तो उसी, अच्छी चीज है, कोई ढूंढ के लेके आ। अब कई स्टूडेंट्स मान लो मॉड्यूल नेक्स्ट आगे, जब लास्ट में लास्ट लेक्चर होता है, घर पे जाके मॉड्यूल से कंपेयर करते हैं, सर मॉड्यूल में ये लाइन एक्स्ट्रा थी, मॉड्यूल में ये पॉइंट अच्छा लिखा हुआ है। अगर वो वाकई काम का है, मैं उल्टा उनकी रेफरेंस लेकर क्लास में ऐड ऑन करवाता हूँ कि देखो ये अच्छा पॉइंट ढूंढ के लेके। रिस्क नहीं लेना सर, किसी भी चीज का रिस्क नहीं। डे वन से तैयारी ऐसी रखो, डे वन से अपना करिकुलम ऐसा रखो, नेक्स्ट आगे सोचने ना पड़े। एंड मंथली यूनिट्स का जो सिस्टम है हमारा, मंथली यूनिट्स मींस जो जो सिलेबस आप लोगों के, चलो आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। कहीं क्या तो सर आते ही टेस्ट की बात करनी शुरू कर दी, बट पता होना चाहिए कि नेक्स्ट आगे सिनारियो हमारे क्या है, काइंड ऑफ कि मंथली बेस्ड आप लोगों के क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। जो सिलेबस मेरा इस मंथ में होगा, नेक्स्ट मंथ में उसका टेस्ट। एंड ये नहीं एक एक चैप्टर वाइज, यहाँ पे लिटिल बिट मैं क्वांटम दूंगा। लाइक एक मंथ में मेरे 2-3 चैप्टर्स कवर अप हो गए, तो आप ये समझ के चलिए अल्टीमेट नेक्स्ट मंथ में इसके क्या होंगे, टेस्ट होंगे। अब लाइक प्रीवियस बैच May 25 का गोइंग ऑन है, इनके 2 पार्ट सिलेबस टेस्ट हो चुके, लॉ का मेरा परसों ही है। जो जो पढ़ाया गया साथ साथ टेस्ट, ताकि तुम्हें भी अपनी असेसमेंट होती रहे। जो अपन कहते हैं ना कि सर सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, वो आपका तो डिसीजन ही नहीं है, वो आपकी परफॉर्मेंस बताएगी। एंड ये भी नहीं परफॉर्मेंस लास्ट में बताएगी, ये मंथली यूनिट्स यहीं से बंदा पता लग जाता है कि हाँ यार ये ठीक चल रहा है, बंदा बढ़िया है, इसको नेक्स्ट वाले ट्रांजिशन में लेके जाओ, ग्रुप 2 बड़े आराम से हैंडल करेगा, कोई 1% भी दिक्कत वाली बात नहीं है। डरना नहीं है सर, डर के पड़ा मतलब नर्वसनेस एंड ऑल, काम अपना ही खराब होगा। बड़े कन्वीनियंटली सिंपल वे से, हैप्पी लर्निंग ऐसे ही हैप्पी लर्निंग नहीं है, उसको बनाएंगे, उसको वैसे ही पूरा सफर वैसा तय करेंगे
कि तुम्हें फील भी नहीं होगा लिटरली कि सर अपन ये इंटर लेवल में नेक्स्ट आगे आ चुके। बट द पॉइंट इज कंसिस्टेंसी है, थोड़ा सा कमिटमेंट है, वो आपको अपना पार्ट सही रखना पड़ेगा। बड़े इजीली आप लोग यार 8-8 पेपर जो पहले थे वो पहली पहली बार में पास आउट हो गए, अब तो पेपर ही 6 हैं, वो भी एमसीक्यू विद ईच सब्जेक्ट 30 मार्क्स। इससे ऊपर आईसी आपके लिए क्या कर दे, इसके ऊपर और कोई मौका नहीं मिल सकता इससे इजीएस्ट वे में बनाना। सो दिस इज द नेक्स्ट ऑन सिनारियोस जो हम वन बाय वन, और ये तो अभी मंथली यूनिट्स है। देन लास्ट में जाके आपके क्या आएंगे, कंप्लीट एमटीपीस, वो आपको पहले भी पता ही है। या नेक्स्ट ऑन आपके सामने अभी 24 तारीख से परसों ही Jan 25 वालों के क्या होंगे स्टार्ट। ट्यूसडे ऑल्टरनेट उनका रखा है, कभी इवनिंग में आके देख लेना, दोनों रूम्स ऑक्यूपाइड होंगे, हर जगह, मन करे मेरे रूम भी में हो, बैठने की जगह नहीं है। एंड आउटसाइड कोई स्टूडेंट इस बार नहीं लिया, बिठाएंगे कहाँ, पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ सीट कैपेसिटी नहीं है। 60 स्टूडेंट्स हैं और 60 का ही अपने पास पर्टिकुलरली, और टेस्ट में भी ऐसे नहीं जोड़ जोड़ के साथ में बिठा देंगे, खुले खुले दोनों रूम्स ऑक्यूपाई करके पूरा एडमिट कार्ड का सीन, अटेंडेंस शीट का सीन, एग्जैक्टली शीट भी आईसीए की रेडी करवाई है कि जो आईसीए की शीट है वैसे ही एग्जैक्ट शीट आपको देंगे, ताकि प्रैक्टिस करो, जो डाउट्स हैं जो थिंग्स हैं वो यही इन्हीं रूम्स में रह जाएं, लास्ट तक ना जाए। आपके केस में अब नेक्स्ट ऑन हमारा भी है कि सर थोड़ी प्रैक्टिस और बढ़ाओ, कि मतलब राइटिंग पार्ट में ये आजकल लेंथी पेपर जो खींच रहे हैं इसको थोड़ा और ओवरकम करें, वो एक ही तरीके से होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस, लिखो बना बना कर उसको सॉल्व करो। अब लाइक ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करे, ये 1-to-1 जस्ट ऑरली तो डन हो गए, दोबारा जब ये मैं फाइल अपनी सेंड करूंगा, अभी तो कोई रिक्वायर्ड नहीं, जस्ट सुने देखे समझे बहुत क्लियर। जब प्रॉपरली आपको नेक्स्ट आगे पूरी बुक्स एंड मटेरियल आपको मिलेगा, ये 1-to-1 सारी चीजें आपको ग्रुप के अंदर क्या होंगी, ऑफिशियली शेयर होंगी। ये तो था कि चलो आज डिस्कस कर रहे हैं, क्यों ना न्यूमेरिकली भी कर ले, पहले सिर्फ ये एक ही एग्जांपल किया करते थे, फिर मैंने देखा पीडीएफ के अंदर 2 क्वेश्चंस और हैं, क्यों ना वो भी साथ के साथ ट्राई कर लें, एक और वैरायटी बन गई। समझे पॉइंट। सो दिस इज द केस, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पर्टिकुलरली अपना जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, सर एक लास्ट वर्ड यहां पे खत्म करिए, कंप्लायंस ऑफ रूल 3, यस प्लीज संजी, is not required by a government company in which the entire paid up share इन capital विच द एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल, एक सिंपल वर्ड में लिखे इसको, 100% गवर्नमेंट कंपनी। अगर 100% गवर्नमेंट कंपनी है तो 100% गवर्नमेंट कंपनी के केस में ये रूल 3 आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो जहां जहां एग्जामिशन, जहां जहां कोई रिलैक्सेशन आएंगी ना, साथ के साथ लिखे होते हैं कि ये 100% गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय 100% गवर्नमेंट कंपनी, सारा कंट्रोल ही किसका है, सीजी एसजी, या पार्टली बाय सीजी या पार्टली बाय एसजी। सर नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए द एलिजिबिलिटी इज 51%, एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी एसजी और पार्टली बाय सीजी और एसजी। तो 100% यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर सारा कंट्रोल किसका, गवर्नमेंट कंपनी का, रूल 3 उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। दैट इज द वेरी क्रक्स जो आज के लेक्चर में हमने डन करा। कल बैक टू बैक छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे सर, 123 सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। पहले ही कहा था कि आज का न्यूमेरिकल थोड़ा टाइम लेगा, किसी को भी कोई भी डाउट है आज बाय द थोड़े ही टाइम तक मैं इसको प्रोसेस करके ग्रुप में भेज भी रहा हूँ, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में भी टाइम भी है, सुनिए समझिए फॉरवर्ड करिए, नेक्स्ट आगे शेयर करिए, जो भी है सर हमारा सिलेबस यूं ही नेक्स्ट आगे चलता रहेगा, क्लियर। सो अभी इंट्रो पार्ट में आप समझ चुके होंगे कि हमारा नेक्स्ट आगे सिनारियो क्या है, थर्ड लेक्चर से आगे के सेक्शंस 1-to-1 चलते रहेंगे, क्लियर। चलिए ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।